बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक हफ्ते की छोटी सी छुट्टियों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आपका होस्ट दोस्त आपका भाई फ़ारूक ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ अहमद करीम शेख साहब मौजूद होंगे और एडवोकेट जनाब कमर सुल्तान मघियाना साहब भी मौजूद होंगे। आमिर नज़ीर साहब भी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। ये आज हम डिस्कशन इस तरह से रखेंगे कि शेख साहब से ओपन जो है अहमदियत कादियानियत के बारे में सवाल जवाब करेंगे। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। कुछ देर के बाद आप लोगों को भी लिंक दे दिया जाएगा। अब जो दोस्त नए हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और इसी तरह फेसबुक के ऊपर जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि लाजमी तौर पर स्ट्रीम को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर अपनी आईडीज़ के ऊपर आप शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम जाए। बहुत मालूमाती ये स्ट्रीम रहेगी, बहुत सारे सवालों के जवाब हम अहमद करीम शेख साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो अब बिना किसी तवक्कुफ के डायरेक्टली मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। अहमद करीम शेख साहब और मोहतरम एडवोकेट कमर सुल्तान मघियाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी शेख साहब? एडवोकेट साहब आप कैसे हैं? सेहत तबीयत ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह का। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम जी। अच्छा शेख साहब, आपकी आईडी में आज देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे मुझे एक पोस्ट नज़र आई जो आपने ये लगाई। ये जो आपकी आईडी है अहमद करीम शेख, बिवेयर इस्लाम इज दीन एंड अहमदियत इज प्रोडक्ट, और ये आपने यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको प्रोडक्ट लिखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसका थोड़ा सा समझाएं, जरा हमें एलैबोरेट करें इस चीज को। प्रोडक्ट से आपकी क्या मुराद है? थैंक यू फॉर द गुड क्वेश्चन। और ख़ास तौर पे कि मैंने जो पोस्ट लगाई है उस पे आपने, आल्दो कि उस पे ऑलरेडी बहस चल रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। सिलसिला ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये सिलसिला अदियान का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू किया, तो उसके अंदर इंसानों को कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, उन्होंने अपने दूसरे बहन भाइयों से किस तरह रवाबत रखने हैं, और जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं उनका इस्तेमाल कैसे है, और इनको आपस में डिलीवर कैसे करना है, इनको आपस में तकसीम कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें अपनी तालीम के ज़रिए देता रहा। तो फाइनल जो ज़ाब्ता है याद कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने दिया, उसमें उसने हर चीज़ को, मतलब उसके फंडामेंटल्स को, वकील साहब यकीनन इस चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि हर फंडामेंटल को उसने बेहतरीन अंदाज में दे के, तो बाई लाज जो थे उसकी जुजियात जो थी वो हम इंसानों पे छोड़ दी। इसकी मिसाल मैं आपको सिर्फ एक दे देता हूँ, सिंपल एक छोटी सी मिसाल, कि अल्लाह ताला ने ज़कात को लाजिम करार दिया, लेकिन उसकी परसेंटेज को उसने उसमें मेंशन नहीं किया हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी हिकमत क्या है। उसकी हिकमत ये कि चूंकि ये खिता ज़मीन के ऊपर उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, आबो हवा के हवाले से, मतलब मुख्तलिफ जगह है, कोई जरखेज होगी, कोई नहीं होगी, किसी पे मौसम ऐसा होगा, किसी पे गर्म होगा, सर्द होगा, तो उसके हवाले से जो उनकी मुआशी सूरत हाल होगी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अब अगर एक ही परसेंटेज कर दी जाती तो आप सोचिए कि अफ्रीका के वो पसमानदा इलाके जो हैं, वो मुआशी तौर पे जो पीछे हैं, वो किस तरह उसको मेंटेन करते। और मतलब आप वेस्ट को ले लें, उनके लिए तो मौज है। मिसाल के मेरा इशारा इस 2.5% की तरफ है, ठीक है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने वो जो जुजियात थी वो छोड़ी कि ये आपके ऊपर उस वक्त के हालात के मुवाफ़क़त के लिहाज से आप इसको ये चीज़ कर सकेंगे। तो ये चीज़ जो है ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि ये चेंजेबल नहीं है। कुरान का एक लफ्ज भी जो है वो तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जो उसकी जुजियात जो इंसान ने तय करनी है वो हालात वाक़यात के तहत उसके अंदर हम डील कर सकते हैं। आई होप के वकील साहब इस पे बेहतर मुझसे ज्यादा रोशनी डाल सकें। जी, अगर आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उशरी ज़मीनों के बारे में है, जो ज़कात और उशर है ना जी, आप मेरे ख्याल में ज़कात जो दौलत के ऊपर ज़कात है वो तो मेंशन है, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन के हवाले है उसकी तो इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी फिर आगे डिटेल्स हैं। क्या वो बारानी इलाका है, आबाशी के ज़राए क्या हैं उसके अंदर, एक और यही तो उसकी खूबसूरती है। तो उसके नतीजे में आपको जब आप देखेंगे, अच्छा मुफ्तू ज़मीन है,
نہیں ہے مفتوح زمین تو پھر ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل کے اندر جا کے اس کی ڈسکشن ہوگی. اور مجھے یاد آ گیا کہ عراق جب فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مسئلہ درپیش تھا, کیونکہ صحابہ کرام جنہوں نے اس کو فتح کیا تھا وہ تھوڑی مقدار میں تھے, یعنی کہ وہ تعداد ان کی کم تھی, اور اگر وہ زمین بانٹ دی جاتی سب صحابہ کرام میں تو ایک بہت بڑی جاگیرداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور وہ بہت خطرناک ہو سکتی تھی. لیکن اس کے حوالے سے کتنی لمبی بحث ہوئی مسجد نبوی میں مدینہ کے اندر, ایک بہت ڈیٹیل لمبی بیٹھک ہوئی اور اینڈ آف دا ڈے جا کے مال فے کے حوالے سے جو اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی اور تب جا کے وہ لینڈ جو ہے اسٹیٹ لینڈ ڈکلیئر ہوئی. تو یعنی کہ یہ تو کیا خوبصورت چیز ہے. اسلام نے تو آ کے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, آگے جو آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں. اصل میں اس وقت جو کوشچن ہے جو جی کہ مطلب کہ یہ پروڈکٹ یعنی کہ دس از دا پوائنٹ. ایگزیکٹلی یہ میں نے بیس صرف آپ کو دی کہ اسلام جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے, وہ دین ہے, جیسے کہ میں نے لکھا دین مینس اس سے ضابطہ حیات, اس سے کوڈ آف لائف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احمدیہ کلٹ جو ہے وہ اس ضابطہ حیات کو لاگو کر رہا ہے, کیا اس ضابطہ حیات کو سمجھ رہا ہے, یا وہ اپنے کلٹ کو بیچ رہا ہے. That it means کہ کیونکہ وہ کلٹ کو کہتا ہے کہ it's true Islam. احمدیہ is not a true Islam. اگر true Islam ہو تو وہ ضابطہ حیات کی بات کرے, وہ ضابطہ حیات کی بات نہیں کرتا, وہ اپنی بات کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے لیے کسٹمر کی سیٹسفیکشن. جب ہم پروڈکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, no you have to understand, I think he's already enjoying وکیل صاحب جو ہے yes no you are revealing it no he's already enjoying this. یہ جو ہے یہ اس نظام زندگی کو نہیں, مطلب یہ لوگ جو ہے اس کی دعوت نہیں دے رہے. they are selling their own cult, their own rules, laws and regulations, their own business principles. یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے that's why I said it's a product. کیونکہ اگر یہ اسلام کر رہے ہوتے تو آج ان کو کسی طور پہ قطعی طور پہ یہ ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ احمدیت is the true Islam, اور یہ اس کے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے جو آج کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ چیز نہیں کرتے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ تمام قوانین کو تبدیل کر کے ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیا کہ جی وٹ ایور دا خلیفہ ول سے, ہو از نومینیٹڈ بائی اللہ, معاذ اللہ, مطلب میں اس کو کسی طور پہ انڈورس کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر تو ایسا کامنٹ بھی نہیں دے سکتا کہ یہ چیز کہ وہ شخص جو بات یہ بات کفر نباشد, جی یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ جی اگر ایک میں یہ بات اس میں سے کروں گا کہ جس کو یہ اسلام کہہ رہے ہیں احمدیت کو, میں اس میں ایک بچی یا بچہ شادی کرنا چاہتا ہے تو that young lady, girl or the boy have to get the permission from the Khalifa. Think about that one, for God's sake. اچھا شیخ صاحب اسی سے ریلیٹڈ آپ کی آئی ڈی کے اوپر ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں وکیل صاحب, ہم نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے, وکیل صاحب آپ نے بھی یقیناً شاید وہ دیکھی ہوگی, وہ ویڈیو بھی اس کے اوپر میں نے اور عامر بھائی نے اپنا ریئیکشن دیا تھا, جس میں ایک صاحب وہ بتا رہے تھے, مطلب شادی سے ریلیٹڈ ہی بات ہے کہ وہ جب جو نئے لوگ جو کنورٹس ہوتے ہیں, جو احمدی ہوتے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے سارا ڈیٹیل کہ وہ شادی کے چکر میں آتے ہیں, یہ مت کہو کہ وہ تمہارے لیکچر سے امپریس ہو کے آتے ہیں. تو اس میں بھی شاید وہ یہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے, ایک یا دو سال آئی تھنک وہ بتا رہے تھے کہ 2 سال تک ہم ان کو روک کے رکھتے ہیں, شادی نہیں ہونے دیتے, کہ 2 سال تک پہلے آپ چندہ دیں, جماعت کی خدمت کریں, جلسہ سالانہ اٹینڈ کریں سیکیورٹی کے, اور یہ وہ سارے جو ہیں وہ امور سر انجام دیں, اس کے بعد آپ کی شادی کروائیں گے. جی
मैं वो सुन चुका हूँ, और वो बड़ा उसका तासुफ था और बड़ा गमजदा था और बड़ी तकलीफ में थी उसका वो बयानिया कि देखो यार ये क्या हो रहा है कि ये साल 1.5 साल हमारे काबू में रहते हैं परिंदे और फिर फुर करके उड़ जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है, ये परिंदे तो कैद रहने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है। रेवेन्यू जब वो निकलता है एक परिंदा तो उसका नतीजा क्या, प्रोडक्ट, जैसा कि शेख साहब फरमा रहे हैं, मैं यकीन करें कि बड़ी वंडरफुल इंटरप्रिटेशन हुई है कि ये प्रोडक्ट की। अच्छा शेख साहब, इसके अंदर जैसे आप वो फरमा रहे थे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, मैं कस्टमर से हैरान हूं कि यार तुम्हें क्या मिल रहा है इस सारे काम के अंदर, बात ये है। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, अब कस्टमर इनके ले लें, कस्टमर इनका एक एलीट तबका है, एक निचला तबका है। एलीट वो है the head, the governments of the different countries, that is the elite। और वो दूसरे जो है वो लोग जो है नीचे वाले कि भाई सवाल है आप आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। अब एलीट वाला ये है कि उनको ये मिल रहा है कि यकीन कीजिए आज वेस्ट के अंदर ये आलम है कि उन्हें अगर वॉलंटियर चाहिए होता है तो उन्होंने बाकायदा तौर पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर वॉलंटियर वर्क के क्रेडिट्स दिए हुए हैं कि जी आप किसी एमपी या जो एमपीपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल या नेशनल पार्लियामेंट के, तो उनके नुमाइंदों के अगर ऑफिस में जाके अगर आप लोग काम करते हो, अगर आप किसी और जगह पे जाके काम करते हो वॉलंटियरली, तो यू विल गेट क्रेडिट। उनको अपनी पढ़ाई में वो क्रेडिट्स मिलते हैं। आपके यहाँ ये होता है कि लोग जो हैं वो अंदाजा कर लें कि डंडे के जोर पे मतलब उनको हाँक के लाया जाता है बसों में डाल के कि चल भाई मेरे लिए ये काम कर, ठीक है। यहाँ पे मिन्नत और समाजत इस तरह से होती है कि लालच दी जाती है कि कर, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर वेरी बिजी, वी कैन नॉट डू दैट वन। तो यंग तबका जो है उसको क्रेडिट की लालच देके, अब ये जो है प्रोडक्ट सेलर्स जो है ये उनको कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें, आप हमारी तरफ नजर करम देखें, हमारे जनाब वो गुरु महाराज जब आए तो आप उनको जरा थोड़ा सा मतलब हमें एडवर्टाइज कर लेने दें, हमें आपकी पुलिस हायर जो है उसकी हम पे कर देंगे हम। अच्छा यहाँ पे मजे की सॉरी एक और बात से बात अब चलेंगी इनकी जी जी कि अक्सर ये कहा करता है, आई विल शेयर विद दैट वन, मतलब इनके जैतून पे होगा मेरी कोशिश कि मैं उसको दे दूं, नहीं तो वकील साहब आई विल फॉरवर्ड यू द ईमेल्स फ्रॉम द कैनेडियन पार्लियामेंट स्पीकर से। उसको मैंने लिखा कि ये बताओ कि मसरूर व्हेन केम टू कनाडा एंड दिस इज द थिंग दे सेड दैट यू हैव इनवाइटेड। उन्होंने कहा बंदा खुदा किसी ने इनवाइट नहीं किया, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जिनको के राइट आपने किसी मेहमान को बुलाए, वो तो उस नतीजे में बुलाया गया। और इन्होंने ये किया हुआ था कि पूरी दुनिया को बताया जी जी हमारे खलीफा साहब को जी वहां कैनेडियन पार्लियामेंट में बुलाया गया। आई विल शो यू द ईमेल। अच्छा मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये बड़ा प्रोटोकॉल वो सारी दुनिया में उन्होंने वो वायरल किया ना उसे, और कहा प्रोटोकॉल की औकात ले लें, उसकी सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, उस प्रोटोकॉल की औकात ले लें जी। कनाडा के अंदर ये ब्यूटी है कि यू कैन हायर द पुलिस, आप पुलिस को हायर कर लें, उनको पैसे दे दे पर आवर जो उनका रेट है वो दे दे, जितने सिपाही आपको चाहिए, आपको घोड़सवार पुलिस भी मिल जाएगी, आपको मोटर बाइक स्क्वाड भी मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, यू हैव टू पे। अब ये गरीब लोग ये जो चंदा देते हैं गरीब लोग, इनके वो पैसे देते तो कहा जाता है जी सरकार ने हमें ये दिया है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये वो जो सीटियां बजती है ना, ये जो सायरन बजते हैं, उसके लिए लोग क्या क्या करते हैं। गाड़ी का सफर हो, कोई मेरे घर में गाड़ी आ जाए, सायरन उसका बज रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वो जो शायद उन्होंने ये पॉलिसी बनाई भी इसीलिए हो क्योंकि ये बेस्ट जनाब अली बायर वहां से, ये परचेजर जो है यहाँ से जो गए हुए हैं माल इनके पास है, उन्होंने ये हो सकता है पॉलिसी दी इनके लिए हो कि यार आप बड़ी हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये अंदाजा करें ना, मैं ये बताना चाहता हूँ एक आम इंसान को, ये जहाँ पे मुसलमान से मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वहां पे मैं अहमदियों की भी ये गलतफहमी दूर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप सर्च करूं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सड़क ठीक कर रहा है ना, तो वो अपना बंदा नहीं, वो पुलिस को हायर करेगा, पुलिस को हायर करेगा
کہ جی ٹریفک کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے تو پولیس مین اپنی گاڑی کھڑی کر کے تو مطلب وہ اس نے نشان ہے اور گاڑی ادھر پولیس والا آگے بھی اور پیچھے بھی کھڑا ہوگا اور وہ پولیس والا جتنے آورز ڈیوٹی کرے گا اس کا دن کا وہ اس کانٹریکٹر نے پے کرنا ہے کہ اس نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ویری کلیئر. اچھا جی آپ کی آواز آ رہی ہے شیخ صاحب. اب یہ سلسلہ جو ہے اسی کو آپ لے لیں کہ آپ نے کوئی گیم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پولیس والے جاتے ہیں, آپ نے شادی کوئی جلسہ کرنا ہے وہاں پہ بھی پولیس والے جا رہے ہیں. اب ان کا جو پے کرنا ہے یو ہیو ٹو پے فار دیٹ ون. ادروائز آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ پولیس والے باقاعدہ طور پہ چونکہ وہ لا اتھارٹی سے تعلق ہوتا ہے, اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس پہ فوری عمل کرنے کا. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ اپنے بندے کھڑے کر لیتے ہیں سیکیورٹی یہ وہ کہ دے ڈونٹ ہیو دی اتھارٹی رائٹ. سو یہ خوبی ہے اس سسٹم کی, اس نظام کی. انہوں نے امپریشن یہ دیا اور انفارچونیٹلی ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ نہیں جانتے تو انہوں نے اس چیز کو بنا کے دیکھیں جی انہوں نے گورنمنٹ خرید لی ہے, انہوں نے یہ کر لیا. اور بھائی کسی نے نہیں خریدی, کوئی نہیں بکا نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا سر, آج آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. ان کی اتنی بڑی پومپ اینڈ شو تھا, وہ ایک ونڈرفل ان کا پورا آئیڈیا تھا, وہ ان کا اتنی بڑی وہ مارکیٹنگ ان کا جو پروڈکٹ تھی ان کی تو تباہی آپ نے کر دی. آج یہ تو آپ نے بہت ہی ظالمانہ آج موو لی ہے. اور یہ جو ای میل آپ بھیجیں گے جس سے یہ سب ریویل ہوگا کہ یہ سارا کچھ خریدا ہوا ہے ڈرامہ. آفیشیل گورنمنٹ کے کینیڈین گورنمنٹ کے مونوگرام کے ساتھ آفیشیل آپ سر شیخ صاحب آپ میری بات ذرا سنیں. میں یہ حیران تھا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بات کرنے کی تہذیب نہیں, چھوٹا بچہ سوال کرے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ جواب نہیں دے سکتا. کینیڈین پرائم منسٹر کے ساتھ وہ کیا گفتگو کی ہوگی اس نے, دنیا میں وہ سامنے نہیں آتا, چھپ کے وہ رہتا ہے. تو مطلب کیا بات کی ہوگی, آج یہ ریویل کر کے آپ نے مجھ پہ مہربانی کیا. یہ تو میرے دماغ میں جب آتا تھا سوال میں سوچتا تھا یار واٹ ہیپنڈ دیئر, پھر میرے دل میں آتا تھا یہ کوئی کانسپائریسی ہے جو اس کو اتنا بڑھایا گیا. بٹ اب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انہوں نے یہ خریدا گیا ہے سارا. ٹھیک ہے, یہ پیسہ پھینک اور مال دے. لیکن سر ایک بات سر اور ہے اس میں کہ جتنا انہوں نے اس کو بیچا ہے نا اس کلپ کو, جو مال کمایا ہے, کینیڈین گورنمنٹ کو عدالت میں جانا چاہیے اور اس کو پیسہ لینا چاہیے ان سے کہ یار تم نے سروس لی تھی تو بیچی ہے نا تم نے پروڈکٹ, جس طرح کمال کر دیا ہے انہوں نے. اب یہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے ذرا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں جو پروڈکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اب جو آپ نے کہا نا کہ کینیڈین گورنمنٹ کو کورٹ میں جانا چاہیے, یہاں پہ اب آپ کو ذرا تھوڑا سا نا اپنا حوصلہ اور دل بڑا کرنا پڑے گا, اور آپ کو اپنی مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کیا نام دوں, کہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ نے حماقتیں, جہالتیں یا جو کچھ بھی کیا, سوری فار مائی دس لینگویج بٹ دس از مسٹ ٹو مینشن دیٹ, کہ یہ جو ہمارے مولوی حضرات نے جو سلسلہ کیا ہوا ہے کہ انسٹیڈ آف دیٹ وائی دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک, وائی ناٹ دا مسلمز شوڈ ٹیک دیٹ ون, کہ جب ان کو یہ چیز ہے when they know that, جب ان کو بتا دیا گیا ہے تو وہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے. they have to go there کہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے بہاف پہ آپ کا نام لے کے یہ لوگ مس لیڈ اور مس گائیڈ کر رہے ہیں, they are exploiting the people. یہ اس طرح سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں. سو یہ لوگ اتنے ڈرتے ہیں, یہ ہم سوری ٹو سے یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھ کے یہ مولوی کینیڈا میں بیٹھ کے مولوی یہ ڈرتے ہیں یہ لوگ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں مطلب بات کر رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا میں نہیں سنا جا رہا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو, I have the phone calls, I have the mails and the messages from all over the world, from Australia to USA and to Africa, کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے آپ کی زیتون سے سنی. جب یہ میں مطلب میرا کہنے کا ہے کہ میں اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جو آپ کے ختم نبوت اور مولوی حضرات ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ, ریسورسز, مین پاور, ٹولز اینڈ ایوری تھنگ, یہ جلسے جلوس اور چینٹنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں. why they don't speak up, why they don't take a stand,
کہ ان کے پاس کیوں نہیں یہ چیز آ رہی کہ یہ کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے. اب ڈر خوف ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذرا سی بات آ گئی تو ہماری روزی روٹی پہ آئے گی. شیخ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں ہے. میں سچی بات شیخ صاحب ہمارے ساتھ عامر نذیر صاحب بھی موجود ہیں. عامر صاحب اگر آپ سیل فون کے پاس ہیں تو مائک ان میوٹ کریں ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر نذیر صاحب وعلیکم السلام, خوش آمدید سر. عامر نذیر صاحب میں یہیں سے چاہوں گا آپ کے کمنٹس بھی, آپ گفتگو یقیناً سن رہے ہوں گے ہماری, آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے میں پورا یہ جو ہے گفتگو سن نہیں سکا, تھوڑا میں باہر تھا, لیکن ابھی میں آ کے انٹر ہوا ہوں. شیخ صاحب کی جتنی باتیں ہیں یقیناً ان کی اس دنیا میں کوئی مول ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے تتھلی مچا دی ہے قادیانیت کے خیموں میں. روز لوگ ان کو سن رہے ہیں, اور یہ شیخ صاحب کی اس گفتگو سے جو ہلچل بپا ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. روز ان کے جو پرائیویٹ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں یہ اکثر میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے سوالات کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. تو بہرحال آپ گفتگو کو تھوڑا سا جاری رہنے دیں. یہاں پر ایک ساتھی ہیں, انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, بالخصوص ہمارے نگہانہ صاحب سے, وکیل صاحب سے, لیکن شیخ صاحب انشاءاللہ موجود رہیں گے. آپ اپنی بات شیخ صاحب مکمل کر لیں تو پھر انشاءاللہ ان کو دعوت دیں گے کہ جی سر میں آپ کی اشتہار جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے, آپ کی تھرسٹ کو بڑھانے کے لیے بتا دوں کہ آج اس پروگرام کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آج شیخ صاحب نے وار کیا ہے وہ 5G نہیں ہے, وہ 8G وار کیا ہے, کیونکہ ایک نئی بات کھولی ہے انہوں نے جو حیران کن تھی, دنیا کے لیے معمہ تھی. آج انہوں نے کھول کے رکھ دیا کہ اصل میں یہ سارا ڈرامہ جو تھا, کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی تھی اس کی, یہ مسرور کو, جس کو گفتگو کی کوئی تہذیب نہیں ہے, بول نہیں سکتا, اللہ نے اس کی زبان کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کوئی بات بیچارہ کر سکے. وہ ایک اپاہج آدمی ہے, وہ کیسے مل رہا تھا اور کیسے وہ اس چیز کو بیچ رہے تھے, کیسے متاثر کر رہے تھے لوگوں کو. شیخ صاحب نے ریویل کر دیا کہ یہ سارا کچھ پروگرام جو تھا یہ انہوں نے پیسہ پے کیا ہوا تھا, اور پیسہ پے کر کے یہ سارا پروگرام اس کو جو ہے انسٹال کیا گیا, اور اس کو یہ ساری جو ہے یہ پوپ اینڈ شو جو ہے یہ ود منی یہ ہر چیز خریدی گئی ہے. اور پیسہ کس کا ہے وہ اب آپ سارے جانتے ہیں کہاں سے یہ پیسہ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ وکیل صاحب. شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ذرا کال کے لیے پھر اوپن جو ہے لنک دے دیں. نیچے بھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ سوالات کرنا چاہتے ہیں. اوکے جی عزیز دوستو, یہ لنک نیچے موجود ہے. رولز آپ کو پتہ ہی ہیں چینل کے, تو ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے, اور اگر کوئی کسی خاص ٹاپک کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ اپنی بھی تھوڑی سی علمی قابلیت اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یقیناً خوشی ہوگی ہمیں جان کے. یہ رہا نیچے لنک, فیس بک کے اوپر بھی دے دیا گیا ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی دے دیا گیا ہے. دونوں کا لنک میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں. اس کو آپ نے جوائن کرنا ہے, اپنے براؤزر کے اندر اوپن کر لینا ہے, اور آپ اسٹوڈیو میں انٹر ہو جائیں گے. ہم موقع کی مناسبت کے حساب سے آپ کو کال کے اوپر لے لیں گے. تو پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ کوئی عظیم بٹ صاحب ہیں. جی محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, میرا قمر سلطان صاحب سے جی عظیم صاحب, عظیم صاحب میں عرض کر رہا تھا کچھ. جی تھوڑا سا اجازت ہے سر؟ ہاں جی کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے. جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کالر جب کوئی بھی آئیں, آپ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں, تو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں, ہمیں بتا دیں کہ آپ مطلب کون ہیں, مسلمان ہیں یا آپ احمدی ہیں, مطلب تھوڑا سا پتہ چلے, پھر اس کے بعد سوال کی طرف آتے ہیں. ہاں جی, عظیم بٹ میرا نام ہے, جرمنی سے, اور میں احمدی مسلمان ہوں. جی ٹھیک ہے عظیم بٹ صاحب. اب آپ فرمائیے کن سے سوال کرنا چاہیں گے آپ, شیخ صاحب سے؟ نہیں, قمر سلطان صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. 2-3 سوال ہیں, اگر انہوں نے 3 کٹے لینے ہیں تو بتا دیں, یا میں 1 بائی 1 پھر ایک کا جواب دیں گے پھر دوسرا کر لوں گا. مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ ذرا, شیخ صاحب کو آواز کی پرابلم تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں. شیخ صاحب کو آواز کی پرابلم ہو رہی ہے. آپ ریفریش کر لیں ذرا, ٹھیک ہو جائے گی. آپ ریفریش کر لیں ذرا, ٹھیک ہو جائے گی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے محترم عظیم صاحب کہ آپ کے سوال مطلب کس اینگل سے, مذہبی حوالے سے ہیں, یا ایڈوکیٹ صاحب تو چونکہ قانون کے حوالے سے ماہر ہیں, تو آپ کو قانونی سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ سر آپ ریسٹرکٹ نہ کریں, یہ نہ کریں وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں صرف عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا. اوکے کیجیے گا ایک ایک کر کے, بٹ صاحب کیجیے گا ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے.
एक एक करके आप अपना सवाल रखिए, तो उसके बाद वकील साहब उसको देखते हैं। जी जी अजीम साहब। जी सर, अजीम साहब सुन रहे हैं मुझे? भट्ट साहब बोलिए। मोहतरम अजीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शेख साहब आपको आवाज आ रही है अब? पहले ये बताएं, मेरी आवाज आई है आपको? जी आपकी जी आ बात रही है। ठीक है। अच्छा, तो फिर आपकी भी आवाज आ रही मुझे, ओके लेकिन वो ओके। अजीम साहब की आवाज नहीं आ रही थी। वो तशरीफ ले गए हैं, अब कहीं उनको चले गए दोबारा हैं। उसको दोबारा ज्वाइन करना पड़े। जी जी, चलें कुछ आप मसला दोबारा हो जैसे ही गया आते हैं तो मैं आपको लेता हूँ जी। जी। कोई नेटवर्क का मसला है शायद। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मुझे अजीम लाइन साहब पर मत लेना। ये कौन साहब हैं जो मैसेज कर रहे हैं? तो अब भाई आप फिर यहाँ पे असल में ना आए उन्होंने अगर आप लाइन नहीं, पे नहीं उन्होंने आना। अच्छा वो जी नेक्स्ट स्टूडियो पे वाला कहीं से लिंक लिया होगा ना, तो वहां ताहिर से अहमद, ज्वाइन कर देते। ताहिर अहमद डार साहब। अच्छा ये तो प्रोफेसर साहब हैं आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खैरियत? हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम प्रोफेसर सलाम। साहब आपकी आवाज हम तक आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाज कई दफा पाकिस्तान नहीं जा रही होती। हेलो। यहाँ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ रही है फैसल भाई को आपकी आवाज नहीं जा रही, लेकिन हमें आ रही है। जी। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज तो आ रही है, फैसल साहब की मुझे आ रही है। तो आपका आपस में ही नहीं, कोई मेरी आवाज आ रही है अनबन आपको? जी जी, आ रही है आ रही है आपकी। फैसल भाई। अच्छा, बहुत से टाइम इसी चीज में वेस्ट हो जाता है आपका। आप जी आप चलें कंटिन्यू कोई करें बात नहीं। सर। ये जी जी। थोड़ा सा नेटवर्क शेख का साहब कोई अगर बात मसला है, आपकी लेकिन कोई रह ये गई तो आप मुकम्मल कर कमेंट लें, इतनी कमेंट देर आ में रहे अजीम हैं कि डॉक्टर साहब आवाज दोबारा आ क्लियर जाए। है। अच्छा अच्छा, मैं जी अपने जी उस थैंक यू। प्रोडक्ट को, अगर फारूक मुझे मुकम्मल कर लेने दें विद इन नेक्स्ट जी कपल ऑफ आप बात कॉलर और मुकम्मल भी करें। हैं, और किसी को ले लेते हैं। आप बात मुकम्मल करें शेख साहब। असल में फैसल भाई को ना आवाज नहीं आपकी मेरे ओके ख्याल है आ रही। जी जी। सिलसिला ये है अपना, एडवोकेट साहब के जैसे मैं बात कर रहा था कि अब दूसरे मुल्कों के अंदर जब इन्होंने अपने मतलब वॉलंटियर प्रोवाइड कर देते हैं, अब उसके बदले में वो कहते हैं जी आपको क्या चाहिए, तो वो जी हमें मस्जिद बनाने की जगह दे दे, हमें अपना फलां चीज करने की, हमें अपना जलसा करने की इजाजत दे दे। वो कहते हैं वेलकम, अगर आप बाहर से लोग लेके आएंगे, द फॉरेन एक्सचेंज विल कम इनटू अवर कंट्री। आप लोग लेके आएंगे, हमारा होटल बिजनेस, ये वो खाने का हर चीज जो है वो बूस्ट होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट लेट देम स्टे। तो आते हैं तो उनका टूरिज्म और बढ़ जाता है, एक चीज का। दूसरा, उनको लो रेट पे लेबर मिलती है। अच्छा, ये उनसे भी होशियार है। मजे की बात है, यहाँ पे वो लोग बड़े तंग हुए कि इनके 90% लोग लिविंग इन कनाडा, इन अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, यू नेम इट, कि वो सारे के सारे अंडर दी टेबल काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, टैक्स पे नहीं करते। मतलब मैं ये बिल्कुल बोल्डली कह रहा हूं, ऑन एयर बात कर रहा हूं कि 90% अहमदीज दे आर चीटर्स, दे आर लॉयर्स। ये जो चीज है, मैं बड़े खुल के, दैट्स व्हाई आई सेड दीज वर्ड्स इन इंग्लिश सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। अगर ये भी इस चीज पे एक्शन लेना चाहे तो आई विल बी हैप्पी इफ दे विल टेक मी टू द कोर्ट कि जी देखें ये पांचों बंदा घी ऐसे में हम है। पे पांचों घी में है, और इनका सर कढ़ाई वाली बात है, ऑनेस्ट टू गॉड, कि ये इनके घर देखें, यहाँ पे इनकी गाड़ियां देखें, सवाल है कहां से आए? एक मामूली काम करने वाला बंदा और अनएम्प्लॉयमेंट बंदा, उसके पास कहां से ये चीजें आएंगी? ये सारे के सारा इस गवर्नमेंट को, इस सिस्टम को ये लोग अब्यूज कर रहे हैं। ये अब्यूज कर रहे हैं सिर्फ किस चाह से? एक अपने इलाके के जैसे वो मेंबर को जी खुश करने, जी हम जी वॉलंटियर वर्क करते हैं, हम जी ये वकारे अमल के नाम पे सफाइयां करते हैं, ये चीजें शो करके कि हम ये लोग हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दिस द गवर्नमेंट शुड नो कि हाउ दे आर अब्यूजिंग द सिस्टम। यहाँ पे आपसे मैं एक चीज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस पे थोड़ी देर के लिए गौर कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर गालबन आज से 10 साल पहले इनकी दो इबादत गाहों पे लाहौर में मतलब कुछ हमला हुआ था, तो उसके नतीजे में 80-90 लोग मारे गए थे। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से इनकी डील हुई थी कि जी ये जो है आप हमें 100 फैमिली हमारी अकोमोडेट करें, कि इस तरह ये जो वहां पे हुआ है सिलसिला, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इनको अलाउ किया कि हाँ जी ठीक है। अब आप अंदाजा करें कि इन लोगों ने किया
क्या है, उस 100 फैमिली के नतीजे में जिस तरह के इन्होंने लोग बुलाए, जिस तरह की मतलब लोगों के साथ अपने 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 अहमदियों के साथ, उनकी खवातीन के साथ यहाँ पे आके जो ज्यादतियां हुई हैं, जो कर रहे हैं इनके सारे, अब वो खवातीन रो पीट रही हैं, वो लोग रो पीट रहे हैं कि हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह से हमें यूज किया गया। ये सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। अब डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इसके ऊपर ख्याल करे एंड गवर्नमेंट कनाडा शुड इन्वेस्टिगेट देम। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप हैरान हो जाएंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो काम और इस तरह इनके अपने लोगों के जो इन्होंने इज्जतें पामाल की हैं, जिस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, ये सारा कुछ जो है ये खुल के आ जाएगा और दुनिया के सामने जो इनका बड़ा नूरानी और बड़ा पीसफुल चेहरा है ना, वो साफ बताएगा कि ये कितना बड़ा स्या कल्ट है। जो मुझे शेक्सपियर की बात याद आ गई कि होली शेप बिकम्स अ डेविल बेस्ट। दिस इज द सिचुएशन एज यू आर टॉकिंग एंड वेरी क्लियरली। तो अब ये गवर्नमेंट को सर ये जो इतना एक्सप्लॉइट वहां पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब है कि ये बात वहां पे कोई कॉलम वगैरह अगर किसी अच्छी अखबार में लिखा जाए तो मेरे ख्याल में ये नोटिस तो हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई कमीशन बन गया तो ये इनके लिए बड़ा तबाहकुन होगा। एडवोकेट साहब सिर्फ इनको ये चीज है, तो गुजारिश ये है, सॉरी मेरी छोटी सी सुनने, ये जो ये इन्होंने तो कनाडा को बेसिकली टैक्स हेवन बना लिया ना एक हवाले से। इनके लिए तो ये काम कर रही है कि इन्होंने बैठे बिठाए जनाब अली इधर शो किया, जनाब हम बड़े ताबेदार हैं, और नीचे से उनको पूरी जड़ें जो है खोखली कर रहे हैं और उनके टैक्स सिस्टम को धोखा दे रहे हैं और सारा कुछ, और उसके बाद जो नुकसान बाकी हो रहा है वो तो समझ आ रही है। लेकिन ये फोकस वहां पे होना चाहिए, कैसे हो सकता है आप जरूर इसमें ये एडवोकेट साहब मसला ये है कि वो जो बेचारे जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनको ये लोग यूज और अब्यूज कर रहे हैं, अब वो हिम्मत नहीं कर पाते, वो मतलब रोते पीटते हैं कि अगर हम सामने आए तो हमारी पूरा फैमिली का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम किसी तरह, हर एक के बच्चे जवान हैं, मजबूरियां हैं, कोई ये वो सोचा। वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि एक शेख सामने आए और वो बात करे। और ठीक है, मैं जिंदा लोगों को तो एडवोकेट उनकी वकालत कर सकता हूँ, लेकिन मुर्दों की मैं नहीं कर सकता। ये मतलब दिस इज माई मैसेज टू ऑल द अहमदीज कि अगर आप खड़े नहीं होंगे अपने लिए, मतलब मैं खड़ा हूँ, मैंने जो चीजें फेस की, मुझे पता है कि क्या तकलीफ आएगी इनको, क्या मत, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इनकलाब इसी तरह आया करता है, ये नहीं आया करता कि हम घर पे बैठे रहे डाइनिंग टेबल पे और एंजॉय करते रहे और इनकलाब आ जाए। नो, यू हैव टू सेक्रीफाइस, आपको अपनी जिंदगी जाने तक देनी पड़ती है जहां पे माल और वक्त दिया जाता है। सो दीज पीपल हैव टू टेक ए स्टैंड। मैं ये अहमदियों से कहूंगा, आपको स्टैंड लेना दो पड़ेगा। चीजों को मिक्स अप आप कर रहे हैं, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। एक वो लोग हैं जो एब्यूज हुए हैं, एक वो लोग हैं जो इस सिस्टम में आके इस कल्ट के एम्ब्रेला के नीचे एंजॉय कर रहे हैं। जो एंजॉय कर रहे हैं वो शिकायत क्यों करेंगे? असल में जो पिस रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं, वही उन्हीं की बात कर रहा हूं कि अब वो बेचारे जो हैं, उनका यही सबसे बड़ा मसला है कि वो एक मिसाल के तौर पे बंदा अब्यूज हो, उसके साथ 10 बंदे इफेक्ट होंगे, वो अपने आप को इस चीज को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी मजबूरियां हैं जिनको मैं समझता हूं, मतलब मुझे इल्म है इस चीज, लेकिन मैं उनको हौसला दे रहा हूं कि बात सुनिए, अगर आपकी कुर्बानी बहुत से लोगों को बचा जाएगी तो आप हौसला करें, आए, ये जो चीज है। वरना अगर हम जिस तरह ये कल्ट डरा के रखता है, ये कल्ट ने सप्रेस उनको किया हुआ है, उस तरह तो कोई नहीं उठेगा। लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, आखिर हमने की है। यकीन कीजिए, मैंने 22 साल 23 साल पहले एक आवाज उठाई है। आज आप देखें कि कितने लोग हैं, आप देख लें कि आज मीडिया के ऊपर इनको मतलब इसका जवाब देने के लिए अपने कितने, ये बकौल हमारे नजीर साहब के, ये मोम के सिपाही खड़े करने पड़ गए हैं। ये सिर्फ इसी वजह से ही है, उन लोगों ने हौसला किया है ना, तो ये करना पड़ेगा। हम देखिए, वो कुरान में बड़ा वाज़ेह है शेख साहब कि वालहमा फजूरहा व तकवाहा, कि तमाम इंसानियत को ये कहा गया है कि हर के अंदर ये सिस्टम है, अच्छाई क्या और बुराई क्या। वालहमा फजूरहा व तकवाहा, अल्लाह ने बता दिया और हर रूह को ये कर दी है, हर नफ्स को बता दिया है अच्छाई और बुराई की बिल्कुल बंदे के अंदर समझ है। अब
अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर की जो आप दावत दे रहे हैं, जिस पे आप 22 साल से खड़े हैं, और मैं जानता हूँ, आपके दोस्त जानते हैं, जिस तरह आपने इसकी कुर्बानी दी है, ये कोई आम सी बात नहीं है, लेकिन ये दूसरों के लिए मिशल राह है। और भी कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे ख्याल में आपके साथ आए हैं, पिछले दिनों इंटरव्यूज हुए हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स एज वेल। तो मतलब है कि इंसान की शान क्या है, क्या खाना खा के मर जाना, ये तो कोई बात नहीं है ना। ये सोचने की बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात, ये सोचने की बात है। जी नहीं जी, वकील साहब, अगर मेरी आवाज आ रही इजाजत है? दें, आ रही है आपकी बात, आ रही लेकिन है एक मेरी? सेकंड मैं सिर्फ शेख साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शेख साहब अन्नी ना पाओ। मिर्जा साहब ने एक ऐसी जमात बनाई, एक ऐसा फिरका बनाया, उन्होंने कहा कि देखो जी, सारी उम्मत जो है वो फिरकों में बटी हुई है, गुनाहों में आलूदा है, कुरान दुनिया से उठ गया है, लोग दीन से दूर हो चुके हैं। मिर्जा साहब ने एक ऐसी दीनी जमात बनाई है जिसको मिर्जाई बतौर नमूना के पेश कर रहे हैं, आप उनको पूरा एक मुजरमाना माफिया सा शो कर रहे हैं। शेख साहब नहीं ना पाओ वास्ता जी। मैं शो नहीं कर रहा, मुसीबत ये है कि उनके हमारे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये अच्छा, उनमें जो आंखों वाला है वो आ जाए सामने, आके शेख साहब के साथ बहस कर ले, वो किसी को कुछ नहीं अच्छा, इसको कहते। वकील साहब, इसको अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जरा मैसेज बार बार कर रहे हैं, कॉलर हैं हमारे साथ, ताहिर कमाल साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से और क्या सवाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं वो अमेरिका से हूँ, मेरा नाम है ताहिर कमाल, मैं वो अहमदी जमात में हूँ लेकिन पर्सनली मानता नहीं हूँ। मेरे पास ये सवाल है कि अगर किसी के पास मेंटल इलनेस है या कोई डिसेबिलिटी है और वो अहमदियत में ट्रैप्ड हैं, फिर क्या उनको करना चाहिए? वो रह सकते हैं और अल्लाह माफ़ करेगा अगर स्टक हैं उसमें? वंडरफुल, ओके, वंडरफुल। बहुत अच्छा सवाल है जी। शेख साहब क्या कहते हैं? सुनिए शेख साहब, देखें ये मेहनत फल ला रही है। लोग आके बता रहे हैं मैं अहमदी जमात से हूँ लेकिन मैं बिलीव नहीं करता इस पे, लोगों को पता चल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सर, ये वो प्रेडिक्शन थी जो मैं शेख साहब आपसे पूछ रहा था कि उस माहौल में पलने वाले लड़के जो है वो जब इसको गौर करेंगे तो वो डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट दिस, दे विल स्पीक आउट। व्हाट इज दिस यार, क्योंकि जी शेख साहब, ये सिस्टम फिक्स नहीं होता, ब्रेन में नहीं फिक्स होता। ये ताहिर कमाल साहब ने, बहरहाल मुझे ये नौजवान नजर आए, इस बरखुरदार ने जो बात की है, अनफॉर्चुनेटली हमारी मतलब मुस्लिम सोसाइटी ने तो इस चीज को कबूल कर लिया है, लेकिन इस अहमदिया कल्ट ने मतलब इनके अंदर बाकायदा तौर पे मेरे अपने अजीजों में से कि गे, लेस्बियन, ये वो जो चीजें हैं उनको जिंदा रहने का हक, मतलब आप उनसे कहें कि जी आपका इलाज ये वो चीज, लेकिन उनके साथ ज्यादती, उनको ये दबा के रखना कि तुम हमारे लिए ये अहमदियत की मौत होगी, हमारे लिए तुम कलंक का टीका हो। मैं मानता हूं कि मतलब बड़ी नदामत होती है किसी भी फैमिली को अगर उनका बच्चा कुछ इस तरह की हरकत करे या कुछ ऐसे इन्वॉल्व हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उसको कत्ल कर दें, आप उसको डिसोन कर दें, कुछ इस तरह की उसके साथ करें। ये अपना मतलब ये नहीं कहते कि मतलब मुझे दुख है माँ बाप को, बल्कि वो फोर्स कल्ट करता है कि हमारे लिए तुम बायसे नदामत और बायसे बेइज्जती हो। मेरा सवाल जो है इस बरखुरदार के इस सवाल के हवाले से, इस कल्ट से है कि मुझे ये बताइए कि आप उसके वालदैन को, जो सही लोग हैं उनको तो कबूल कर रहे हो, और इसको जो निकाल रहे हो किस बेस पे निकाल रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि इसमें ये बेचारे में कमी है इस चीज की? या तो फिर सबको ही निकालो, वरना उस बच्चे को उसके माँ बाप तक अपनी इज्जत का ये जो मिसाल बना रहे हो, अपनी इज्जत का जो मामला बना रहे हो, ये क्यों ऐसे कर? ये देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे अजीजों में से एक, वो उस बच्ची की शादी हो गई और वो लड़का जो था, अब अंदाजा करें कि लंदन के रहने वाले लोग हैं और वो लड़के की फैमिली वेल प्रोमिनेंट फैमिली है अहमदियों के अंदर, इनके अंदर। वो लड़का गे, अब वो शादी भी करके आ गया, उसने उस लड़की से 2 बच्चे भी पैदा किए, और बच्चे पैदा करने के बाद कहने लगा अब मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं अपनी जो दूसरा गे वाइफ है उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसको डिवोर्स करता हूँ, जैसे वाइफ है उसको डिवोर्स करता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाह रहा हूँ।
اب یہاں پہ خلیفہ صاحب کو I'm sorry جو میں لینگویج یوز کرنے لگا ہوں، مسرور you have to bear with me, I'm sorry. یہ نہیں ہے کہ وہ میرے ریلیٹیو ہیں، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ، بیکاز وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. میں انسانیت کے لیول پہ تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو کیوں نہیں نکالا، اس پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی. تم ذرا سی بات ایک مسلمان کے اندر دیکھتے ہو تو تم اتنا واویلا اور شور مچاتے ہو کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اس بچی کے ساتھ وہ جو احمدی تھی اور وہ جو حرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی احمدی ہیں. تم نے صرف اس لیے کہ وہ پیسے والے ہیں، صرف اس لیے کہ تم انہیں جانتے ہو اچھی طرح سے، کیوں نہیں ان کے منہ پہ تم نے تماچا مارا؟ مسرور تم بھی جانتے ہو میں کیا بات کر رہا ہوں. اور اگر اس بچی کے پیرنٹس سن رہے ہیں تو انہیں بھی آج پتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اور لڑکے والوں کو بھی پتا ہے. یہ تمہارے اندر یہ جو چیز ہے طاہر کمال، بات یہ ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے لیول سے گرے ہوئے ہیں. This I tell you to be honest with you. یہ صرف اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ لوگ جو ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں. This I tell you اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے کلٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. اگر ان کا اسلام سے ابھی جو میں نے بات کی شروع میں پروڈکٹ کی، وکیل صاحب کو اب اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا، تو وہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیول پہ بات کرتا ہے، وہ کسی کے ان چیزوں کے لیول پہ بات نہیں کرتا. وہ شیخ صاحب ایک بات بتائیں، شیخ صاحب وہ گے گائے جو ہے، وہ گے گائے مسرور صاحب اسے جانتے ہیں، بڑی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ اس کے مزاج کو بھی سمجھتے ہوں گے، اس کی مجبوری کو بھی سمجھتے ہوں. اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی اختراع نکالی ہے کہ یار یہ جو ایک چیز اس کے اندر ہے اس کو مطلب لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے، کچھ قانونی جواز پہنانے کے لیے، اخلاقی اور مذہبی، کیونکہ ان کے پاس تو بڑی فلیکسیبلٹی ہے نا، یہ رٹیاں بھی منگوا سکتے ہیں نا. I wish I love کہ مطلب اوپنلی وہ کرتا وہ شخص. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اوپنلی کر دیتا تاکہ جو باقی لوگ ہیں، یہ طاہر بچے نے جو بات کی ہے، کم از کم اس کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کو بھی تسلی ہوتی. مصیبت یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پہ صرف اسی کو رکھ کے، بھائی تم جب ایک بات کرتے ہو کہ I'm a خلیفہ آف اسلام، I'm the world leader، تو پھر آپ کو اسی لیول پہ بات کرنی ہوگی. پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو چپکے سے آرام سے ایک بندے کو دے لی تسلی، اور دوسری طرف اس بچی کو بھی تم مار رہے ہو جس کو اس میں سے پہلے تم نے جانتے ہوئے، پہلی بات ہے کہ تم نے اس شادی کی اجازت کیوں دی ان کو کہ یہ کر سکے جبکہ تمہیں علم تھا. جزاک اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب ویسے آپ بات مکمل کر رہے ہیں، اگر رہ گئی ہے تو وکیل صاحب کالر ہیں ایک دو ویٹنگ میں، اور ایک وہ صاحب ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. شیخ صاحب اگر بات رہ گئی ہے تو آپ مکمل کر لیں اپنی. جی جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب اصل میں وہ نا جو طاہر کمال صاحب نے سوال کیا ہے نا، وہ ایک فتویٰ طلب کر رہے تھے، اگر مجھے یادداشت میری صحیح کام کر رہی ہے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے اصل میں کہ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں پر سارا کچھ فیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں مینٹلی آپ کو ال کر کے رکھا جاتا ہے اور آپ کو باؤنڈ کر کے رکھا جاتا ہے، اگر ان سرکمسٹانسز میں اگر کوئی بندہ وہاں پھنسا ہوا ہے تو کیا وہ مذہبی طور پر، دینی طور پر، شرعی طور پر گناہ گار ہوگا؟ یعنی وہ گناہ پر ہے، اس کو قابل مواخذہ قرار دیا جائے گا؟ اصل میں یہ ایک مذہبی نقطہ ہے اور باقاعدہ ایک فتویٰ وہ طلب کر رہے ہیں، اور میں اس کے متعلق I'm sorry, I'm not in a position to deliver a fatwa or verdict، لیکن میں انسانیت کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس انسان کے اندر ایک چیز نیچرل ایک کمی ہے، وہ کس طرح سے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. میں اگر اجازت دیں تو میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. دو تین روز سے پچھلے چند روز سے نا ایک مناظرہ چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، ایک ان کے مربی ہیں وہ فلسطین میں مقیم ہے، ان کے ساتھ تو میں نے مرزا صاحب کا وہ حوالہ پیش کیا کہ مرزا صاحب نے ایسے ایسے والد صاحب کی پینشن لینے گئے، اس زمانے میں 700 روپیہ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس کو انجوائے کیا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ مرزا صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کئی مہینوں تک اس پینشن سے انجوائے کرتے رہے. کہتے ہیں ہارون علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، دیکھیں وہ پیچھے رہے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو وہ پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع، سامری کے مکر میں آگے لوگ، تو ہارون علیہ السلام وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے 40 روز تک، بولے نہیں ہیں. میں نے کہا آگے لکھا ہوا ہے، ہارون علیہ السلام کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، انہوں نے کہا وہ میرے ماں جائے، اور میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اگر میں ریزسٹ کرتا ان کے سامنے یہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے.
میں نے کہا حضرت صاحب مربی صاحب یہ مرزا صاحب کو جب امام دین لے گیا تھا ساتھ تو مرزا صاحب کی یہ کیفیت تھی قادو یقتلوننی, کیا مرزا صاحب کو امام دین یہ کہہ رہا تھا کہ میں قتل کر دوں گا, یہ پیسے پینشن کے میرے حوالے کر دو, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. مرزا صاحب تو اس کے ساتھ مل کے انجوائے کرتے رہے ہیں. تو میں اپنے بھائی کو صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں, فتویٰ تو میں بھی نہیں دے سکتا, کہ جب آپ پر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو, مرنے کا ڈر ہو, تو پھر آپ کو اس طرح کا حرام فعل اور حرام کام جائز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے تو یہ پروفیسر صاحب سامنے ہیں, اپنے شیخ صاحب تو ماشاءاللہ مہان ہیں, مہان ہستی ہیں, نثار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاید نیچے, اگر وہ بھی تشریف لے آئیں گے. ابھی یہ ریسنٹلی لوگوں نے آپ کے سامنے اناؤنس کر کے اپنے سارے سرکمسٹینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا ہے, تو آپ کو بھی میرے خیال سے ہمت پکڑنی چاہیے, جرأت پکڑنی چاہیے. پروفیسر صاحب خیریت تھی جب آپ نے چھوڑا, حالات ٹھیک رہے کہ معاملات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حالات تو دیکھیں, یہ تو پھر ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہر طرف سے ٹائٹ کرتے ہیں انسان کو, تو وہ تو جہاں تک بس چلتا ہے ان کا پھر یہ کرتے رہتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور آج تک کر بھی رہے ہیں رائٹ لیفٹ سے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رزسٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ریزسٹنس پہ بھی کافی حد تک ڈپینڈ کرتا ہے, اور ان کی پھر وہ اسی لحاظ سے پھر اسٹریٹجی چلتی ہے کہ ہم یہاں پر کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہیں. یعنی کہ ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ ہیں, طاہر صاحب ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے, ایگزامپل ہے, اور ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں. وہ یقیناً ایک بات میں کہوں گا کہ جو صاحب سمجھ اور عقل ہے اسے پتا ہے کہ دنیا داری کا ایک فکر ہے کہ نو پین نو گین. تو کیا جنت جو ہے وہ اتنی سستی ہے کہ آپ ریزسٹ بھی دنیا میں نہ کریں اور آپ کو جنت بھی دے دی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سودا میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کامن سینس کی بات ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن دا کوائٹ ریلیجیس بیسس, لیکن عامر بھائی نے کہا کہ جان کا خطرہ جو ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ جنت اتنی سستی چیز ہے کہ وہ ریزسٹ کیے بغیر آپ کو مل جائے یا کسی کو بھی دے دی جائے؟ یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو جی وکیل صاحب. اچھا اب کالرز لے لیتے ہیں ذرا جی ویری کوئکلی, اور پہلے عظیم بٹ صاحب کو لے لیتے ہیں. جی عظیم بٹ صاحب, اب آپ امید ہے آپ کا نیٹ ٹھیک ہو گیا ہوگا. ہاں جی شکریہ. اچھا آپ میں تعارف میرا ہو گیا تھا یا میں پھر دوبارہ کروا دوں؟ ہو گیا جی, گل کرو. تعارف ہو گیا جی, آپ سوال کریں. آپ کے 3 سوال تھے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ایک کر کے آپ رکھ دیں. آپ اور وکیل صاحب, میں آپ دونوں کو ذرا اسکرین پہ کر دیتا ہوں, تو آپ ذرا کریں سوال. جی ہاں جی, میں نے نذیر صاحب کو ایک کلپ بھیجا تھا جو کہ میں نے خود بنایا تھا, ٹھیک ہے. اس میں نے وہ لنک جو 74 کی کاروائی تھی اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کا لنک بھی دیا تھا. میں نے خود وہ کاروائی پڑھی ہے, اور ساتھ میں نے 2 جو اس سر آپ سوال کریں کائنڈلی. وہ تو آپ نے عامر صاحب کو جو بھی بھیجا ہے, اب آپ وکیل صاحب آپ سامنے موجود ہیں, آپ سوال کریں. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کلپ میں ان کو شاید ملا گیا ہے کلپ, اس میں 2 وزراء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی کاروائی ہے. میں نے ساری یہ پڑھا ہے ان کے پروسیڈنگ. اس میں یہ سوال کہ آیا ایک غیر شرعی نبی قرآن کے مطابق آ سکتا یا نہیں آ سکتا, پوری کاروائی میں ہوا ہی نہیں. جب جو رپورٹ بنائی تو اس میں ختم نبوت کا لکھ دیا گیا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر 14 دن جو ہے ناک گلا کان چیک کرتا پھر رپورٹ بنائے جی گردے اس کے فیل ہے. یہ تو جیل ہو جائے گی. عظیم صاحب وکیل صاحب جسٹ اے منٹ, مجھے میں 1 منٹ دیجیے گا. مجھے ابھی تک سوال نہیں سمجھ آیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاید مطلب تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا لائک ان اسٹائل آف ڈیبیٹ. آپ کائنڈلی سوال رکھیے نا, تو سوال وکیل صاحب کو بھی نہیں سمجھ آیا کہ اس میں ایکچولی سوال کیا ہے. سر فیصل بھائی میں یہ چاہوں گا کہ ان کو جو بھی ان کے اندر ہے وہ کرنے دیں.
क्योंकि हम उसे क्यों वो तो ठीक है आपकी बात है, लेकिन ये है कि नहीं वकील साहब, मैं माजरत चाहूंगा आपसे, यहाँ पे मैं आपसे माजरत चाहूंगा। अब इस तरह से है कि अगर इसको हमने डिबेट की शक्ल में रखना है तो अभी इस स्ट्रीम को एंड करते हैं और 1 घंटे की डिबेट रख लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अब चूंकि सवाल है, उनके 3 सवाल हैं, 10 कॉलर और नीचे वेटिंग में मौजूद है, मैं एज ए होस्ट यहाँ पे अब ये तो नहीं ना कर सकता कि बाकी बंदों को साइड कर दूं और मैं कहूं कि जी एक को सारा टाइम दे दे। तो काइंडली प्लीज इसको थोड़ा सा आप भी ख्याल कीजिए। आप भी अपनी जगह पे सच कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इनका जो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो विजडम, जो अहमियत का सामने है, मैं चाहता हूं कि जब ये सवाल करते हैं तो इसका पता चलना चाहिए कि उस सवाल में कितनी विजडम पुशीदा होती है। चलें भट्ट साहब करके मुख्तसर जरा थोड़ा सा करें और सवाल की तरफ आए। आपने जो बात कह दी है समझ आ रही है आप क्या कहना चाहिए। भट्ट साहब आए। मैं अभी तक नहीं समझ सका, मैं भी तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना। वो अच्छा चलें, वो अब करते हैं भट्ट साहब, आप सवाल वो अपना करते हैं। आपने मुझे टोक दिया, काट दिया, फिर समझ नहीं किसी को आई। अच्छा भट्ट साहब आप सवाल रखिए। हाँ जी, ये जो कार्रवाई है इसमें ये सवाल नहीं उठाया गया कि आया गैर शरई नबी जो कुरान के मुताबिक आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन जब रिपोर्ट बनाई गई वो खत्म नबूवत का हवाला लगा के उसको बुनियाद बना दिया गया। ये तो ऐसा ही है कि जैसे एक डॉक्टर 14 दिन कान नाक गला चेक करता फिर और रिपोर्ट बना दी गुर्दे फेल हैं, ये तो जेल हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि इस प्रोसीडिंग में ये सवाल हुआ है, मैंने सारा चेक किया है, अगर हुआ तो बताएं, अगर नहीं हुआ तो बुनियाद कैसे बन गई खत्म नबूवत, बताएं मुझे। ओके आप अजीम साहब, एक तो आप मतलब गुस्सा ना हो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। तो सवाल ये हुआ कि ये हुआ कि नहीं, ये पहला सवाल ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब आप खामोश हो जाएं, अब वकील साहब से जवाब ले देते। जी वकील साहब। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये अपने सवाल को मजीद थ्रैश करें, क्योंकि ये जो बात है फिर मुझे ये लग रहा है इन्होंने कार्रवाई पढ़ी ही नहीं है। अब ये क्लेम तो कर रहे हैं, तो अब सारी कार्रवाई जो है वो रिलेटेड किससे है, वहां पे पॉइंट क्या थ्रैश हो रहा था, किस चीज को। और मजे की बात ये है, ये शायद इनको पता हो कि ना हो, कि ये वहां पे जब ये करारदाद पेश हुई तो कौन बंदा था जिसने पार्लियामेंट के स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की कि लेट अस क्लियर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये किसने कहा? उनको पकड़ के कोई बंदा नहीं लाया कि जिसने कहा हो कि आप यहाँ मिर्जा साहब, मिर्जा नासिर साहब, आप यहाँ के पेश हो। ये मिर्जा नासिर साहब की खुद की वहां पे रिक्वेस्ट थी और उनकी सबमिशन के ऊपर वेलकम कहा गया कि आए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थ्रैश आउट करें। और अब्दुल मनान साहब जो थे, अब्दुल मनान उमर साहब, वो भी वहां तशरीफ लाए जनाब अली, और बड़ा थारो एक गुफ्तगू हुई है वहां, जो सब कुछ ये उसको डिनाय, ये स्टेट ऑफ डिनायल में है शायद। ये क्या बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्वाइट कंट्रोडिक्टरी है कि पूरी कार्रवाई है किस मौजू पे और ये क्या कर रहे हैं। मतलब है कि मुझे हैरानी है कि ये क्या सवाल है, जरा दोबारा दोहराएं सवाल को। अच्छा मैं रुके दोनों साहिबान जरा 1 मिनट जरा रुके, मैं छोटा सा अर्ज कर देता हूँ। देखिए अजीम भट्ट साहब, असल में प्रॉब्लम पता कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब आप अपने सवाल के अंदर अपने जज्बात को शामिल करते हैं ना, कि मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है, ये नहीं हुआ तो चूंकि ये ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा, फिर सवाल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। आप ऐसा कीजिए, आप सिंपली सवाल रख दीजिए कि मेरा ये सवाल है, मतलब एक सादा सी एक लाइन में क्या कर सकते हैं आप, इस काबिल हैं कि आप अपने सवाल को रिफ्रेज कर सकें। चलें वकील साहब, मुझे हवाला दे दें किस पेज पे ये खत्म नबूवत का मौजू डिस्कस हुआ है कि कुरान करीम के मुताबिक गैर शरई नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने देखी है, बहुत ज्यादा हिस्सा देखा है, ठीक है, ये बार बार पढ़ी है, मुझे तो कहीं नहीं मिला और बुनियाद ये बना दी। अजीम साहब मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए काइंडली, शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। शेख साहब पहले आप बात कर लें। मेरी गुजारिश आप तमाम हजरात से ये है कि लेट्स वी फिनिश दिस सेशन अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक। फिर उसके बाद अगर ये अजीम भट्ट साहब थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं तो वकील साहब के साथ फिर मतलब इसी इशू पे
मतलब बात हो जाएगी इसको खत्म करते हुए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने शेख साहब की है, आपने मेरे मुंह की बात की है, क्योंकि मुझे भी ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन की बजाय बात जो है वो बहस मुबाहिसे की तरफ चल रही है। अजीम साहब जो है वो अपने मतलब पूरे जज्बात के साथ अपनी राय शामिल करके, सवाल इस तरह से नहीं होता, सवाल ये होता है कि सर मेरा ये सवाल है और ये है, ये होता है कि आपके असल मिशन को ये मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की बात। फरूक साहब मैंने मुय्यन सवाल कर दिया है, एक मुय्यन सवाल कर दिया है। इनका माइक बंद करें। ये मुय्यन सवाल का एक जवाब देने, एक सेकंड, फैसल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये अलग से एक टॉपिक बनना चाहिए जहां आप आके इस कार्रवाई को जनाबली गुफ्तगू करना चाहते हैं और आपके साथ कोई ऐसा बंदा जो लॉ नोइंग पर्सन हो, क्योंकि मुझे आपकी लैंग्वेज, आपकी बात से ये महसूस नहीं हो रहा कि आपको लॉ को कुछ समझते हैं या आपका इस हवाले से कोई मतलब कि जो है ना फ्रेम ऑफ माइंड है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू, आपका सवाल कुछ और जाहिर कर रहा है। आप अपने साथ किसी को ले और फिर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि पंजाबी में कहते हैं कि सारी रात किस्सा होंदा रहा तो सुबह उठी के पूछा कि हीर जेड़ा है वो रांझे दी भैन आई के बिरा आई, बहन आई बिरा। ओके, बिल्कुल शेख साहब सही कह रहे हैं। वो ये चीज जो है ना, नाजरीन भी इसको महसूस कर रहे हैं। आप जरा कमेंट्स देख सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये कमेंट पढ़िए आप। इसके अलावा और यहाँ पे कमेंट्स हैं, ये पढ़िए, ठीक है। ये देखें, ये लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद इनको जानते हैं और ये कल भी किसी स्ट्रीम पे साहब मौजूद थे और वहां भी 3 घंटे वक्त जाया करते हैं, तो यहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है। बहरहाल आपको कोई बात बुरी लगी हो तो अजीम साहब बाद में आप तय कर लें। आप नजीर साहब से अगर आपका राब्ता है, आप टाइम तय कर लें, हम आपकी और वकील साहब की आप बात करवाने के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो दीगर कॉलर्स हैं, प्लीज उनके वक्त को इस तरह से जाया करना, लेकिन ये उनको क्लियर होने दें बात कि खत्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू होती रही है, वकील साहब जानते हैं, ये उसमें कार्रवाई में मौजूद है। अगर भट्ट साहब ने पहले कहा कि मैंने वो कार्रवाई पढ़ी है, अब वो कहते हैं बहुत सा हिस्सा पढ़ा है। भट्ट साहब मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा खत्म नबूवत के मौजू पर। लीव इट काइंडली सर, प्लीज इसको बाद में रख लेते हैं कभी। अकील साहब है हमारे साथ फिलहाल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से और क्या सवाल है जी आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी क्लियर। तमाम जो हम साथी उनको अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब आपको खास तौर पे शेख साहब, मैं ब्रैम्पटन से बात कर रहा हूँ और शफा मुलाकात का भी एजाज हासिल आपसे कुछ 2-3 दफा। तो एक तो मैं सारी बातें जो आपने की, ये कैनेडियन जो सिलसिला यहाँ पे हमारे गार्जियन हजरात का, इसको एंडोर्स करता हूँ। और मेरे साथ भी चंद ऐसे वाकयात हुए जिसकी बेस पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने इनकी जो असल कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो लोगों के सामने रखी है। एक वाकया छोटा सा शेयर करना चाहूँगा कि ये लोग डिसिप्लिन के लिहाज से हम अकील साहब, आपका क्या कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं उस वाकये में नहीं जाता, लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ शेख साहब, हमें आप ये गाइड करें कि बीइंग कैनेडियन यहाँ पे, आपको पता है ये लोग काफ़ी यहाँ पे मुनज़्ज़म है, हमें एज ए मुस्लिम इनको काउंटर करने के लिए कैनेडियन मुआशरे में जिस तरह ये पॉलिटिक्स के अंदर इन है, आपको पता है ये इंटरफेथ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। यहाँ रिसेंटली इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी वाटरलू में, उसमें इन्होंने होती रहती है, हर साल होती हैं जी। सवाल करते हैं, आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह इनको काउंटर किया जाए। ओके जी, जज़ाकल्लाह। जी शेख साहब। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात यह है मेरे भाई कि मतलब आपको अपने अंदर यूनिटी पैदा करनी होगी, अपने अंदर से गम, गुस्सा और नफरत को ख़त्म करना होगा। दलील से कुरान बहुत बड़ा हथियार आपके पास इतनी मजबूत दलील है, आपके पास इतना ज़बरदस्त खजाना है जिसके ज़रिए आप किसी को भी ज़ेर कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम उसको समझते हुए सही जगह पे इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना ये होता है कि बंदूक हम किसी को मारने की बजाय अपने आप को गोली मार लेते हैं। यही चीज़ जो है, हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर से ये जो इंतशार है ना, इसको ख़त्म कीजिए, यूनिटी को लाइए, फिर अपने अंदर नरमी और टॉलरेंस पैदा कीजिए।
इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह शेख साहब। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ डॉक्टर नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कौन साहब कहाँ से और क्या सवाल? वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ मैं। एक तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस्तिकामत दे, और दूसरा मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब मैं भी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो। मेरे को आवाज नहीं उनकी आ रही अगर उन्होंने कोई सवाल किया। मुझे आ रही है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं शेख साहब। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मानते हैं, तो मानते इस वजह से हैं कि वाकया में रात के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी अंबिया की इमामत करवाई। तो मैंने ये कादियानियों से भी सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा मतलब बेतुका सा जवाब दिया, आई थॉट देंगे। तो मेरा सवाल ये था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमात करवाई तो ऑलरेडी सारे अंबिया आ चुके थे, तो उन्होंने जमात, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम इमामुल अंबिया। तो उसमें कादियानी का ये जो नबी शबी है, ये डॉक्टर साहब मतलब माजरत के साथ इसका इस टॉपिक से क्या रिलेशन बनता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कादियानियत के हवाले से आप पूछिए, शेख साहब उसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो इसमें रह चुके हैं, इस कल्ट में एक उन्होंने वक्त गुजारा है, एक अरसा गुजारा है, उस हवाले से कुछ मालूमाती कोई सवाल हो तो पूछिए। ये तो आपने खुद ही इसकी वजाहत कर दी है कि ये ऑफ द टॉपिक है, तो माजरत ही चाहेंगे जी आपसे। फिर नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जी हमजा शेरोज जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हमजा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नाहिद और रऊफ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना माइक अनम्यूट कर लिए कीजिए आप लोग जब कॉल पे हैं। इदरीस खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एक तो बहुत सारा अप्रिशिएट करना है जनाब शेख साहब को। और रऊफ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। एक तो शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बेहतरीन, माइक अनम्यूट कर लिए कीजिए आप लोग जब कॉल पे हैं। इदरीस, आवाज रिपीट हो रही है, मैं आपको थोड़ी देर बाद वापस लेता हूँ जी। तो उसमें यह है कि शेख साहब से जो खुसूसी सवालात जो पूछने वाले हैं, जो वो हमारे अहबाब नहीं पूछ रहे, क्योंकि शेख साहब जहाँ जितने भी आपके लाइव जो है वो यहाँ लोगों के साथ, दूसरों के साथ, खासकर जो जिसको आप डिस्कस करें उनके साथ जो आपके मुनाजरे हुए हैं, क्या उसमें ये सवालात डिस्कस हुए या नहीं, एक तो इसका आपने थोड़ा सा ब्रीफली बताना है। दूसरा ये है कि जो असम्बली का ये साहब जो भट्ट साहब कह रहे थे अभी, उनका भी है कि ये 11 दिन कार्रवाई हुई थी, तो जो इनके खलीफा साहब थे उनसे तफसीलन पूछा गया था कि मिर्जा साहब के अकायद क्या क्या हैं, उनके दावा जात क्या क्या हैं, और हर दावा जो उन्होंने डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस हुआ था कि उनका दावा ये है कि वो उम्मती नबी हैं। इदरीस साहब, शेख साहब के लिए आपका सवाल क्या है? ये तो पिछली जो गुफ्तगू है उस पे कमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, शुक्रिया। शेख साहब के लिए क्या सवाल है? उन्हें कहें कि ये सारा डिस्कस हुआ है। शेख साहब से ये सवाल पूछें कि क्या ये सारे टॉपिक्स आपसे डायरेक्ट उन लोगों के डिस्कस हुए हैं या नहीं, ये सवाल है। तो ओके जी शेख साहब, इन टॉपिक्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी उन लोगों से, उनसे मुराद कादियानियों से, क्या ये कभी आपके डिस्कशन हुई है इन टॉपिक्स के ऊपर आपकी, उनके किसी बंदे से, किसी मुरब्बी से? यही जिनके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जो चीजें पीछे हम डिस्कस लाइव स्ट्रीम में कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं आज की जो बात कर रहा हूँ, मेरे साथ पहली बात तो यह है कि इसके हवाले से अगर पूछे, मेरे साथ तो अहमदी हजरात बात ही नहीं करते ना। मेरे साथ सिर्फ एक जगह पे एज ए मॉडरेटर इन्होंने लिया, और उसके बाद मसरूर साहब ने तमाम अहमदियों को ये ऑर्डर कर दिया कि आप हर एक से बात कर लो, आप एक शेख से बात नहीं करोगे। सिंपल इज दैट। तो मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक, हमजा आपको मैं दोबारा ले रहा हूँ कॉल पे, अपना माइक अनम्यूट कीजिए काइंडली और फिर अपना सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके जी, अगर आप लोगों के माइक म्यूट हैं तो स्टूडियो से तशरीफ़ ले जाइए। दोस्त एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टूडियो फुल आ रहा है, तो आप काइंडली, और इदरीस साहब आप भी जिनके सवाल हो गए हैं वो काइंडली चले जाएँ, यहाँ से लीव कर जाएँ जी। नाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। शेख साहब से मेरा एक सवाल था, एक सवाल तो नहीं है, बेसिकली ये एक सजेशन है छोटी सी। मसाजिद में हमारी ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं, लेकिन मसाजिद चूँकि वो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं होते, और लोगों को समझने के लिए उलमा कराम अपनी तरफ से तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपके फोरम के हवाले से ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को समझाने के लिए, मसाजिद के लेवल पे, उलमा कराम के लेवल पे, ख़ास तौर पे शेख साहब की जो ज़ाती पर्सनैलिटी है, इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मसाजिद के लिए कोई प्रोग्राम रखें
تاکہ وہاں پہ بڑی اسکرین کا ارینجمنٹ کر کے تو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ شیخ صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ قادیانیت کے حوالے سے اور رد قادیانیت کے حوالے سے فائدہ پہنچا سکیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس سلسلے میں یہ زیتون ایف ایم کی انتظامیہ سے بات کر سکتے ہیں، تو جو سے آپ آپس میں کر لیں گے، میں حاضر ہوں. جی سو سمپل، بڑا سمپل سا پروسیس ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر. آپ کبھی کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے گا. آپ جب کبھی ہماری لائیو سٹریم چل رہی ہو آپ اپنی سکرین وہاں پہ رکھ لیں اور آپ لوگ بیٹھ جائیں وہاں سے. اگر کوئی سوال لینا چاہیں تو اس کو آپ یہاں پہ لنک میں جوائن کر کے کر لیں. سمپل از دیٹ. اچھا جی، نیکسٹ ٹروتھ سیکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. میرا ایک احمدی سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو مین بیس ہے جو پاکستان کی، جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو آپ کی مین پلر ہے، جو آپ کی عدلیہ ہے، وہ جب کسی بچے کو اگر اس کا ریپ ہوتا ہے تو اس کو وہ انصاف نہیں دے سکتی، تو وہی عدلیہ کسی ایک مسلمان کو جو مطلب ان کے لحاظ سے مسلمان ہے، نان مسلم کیسے کر سکتی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. اوکے، بڑا سمپل سی بات ہے میرے بھائی. ٹروتھ سیکر سلسلہ یہ ہے کہ یہ بات اس وقت اسمبلی میں جا کے آپ نے ثابت کر دی کہ یہ عدلیہ ہر چیز کے قابل ہے، یہ اسمبلی ہر چیز کے قابل ہے. اگر یہ ایسی بات تھی تو آپ کو اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو کسی طور پہ بھی وہاں نہیں جانا چاہیے. آپ نے محضر نامہ پہلے لکھ کے دیا، آپ اس کے بعد پھر 11 دن جا کے فیس کرتے رہے، اور آپ نے اس میں کوئی شک نہیں. محضر نامہ میں لکھ کے، آپ غور کیجئے گا میں جو بات کہنے لگا ہوں، محضر نامہ نے آپ نے لکھا کہ یہ اسمبلی جو ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی. تو آپ خود سوچئے کہ آپ کس منافقت سے اور کس جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، یا آپ کس طرح موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ احمدیہ کلٹ ہے کہ آپ لکھ کے دے رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود جا رہے ہیں. Why did you go there? That's all. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید. السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. سید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، مجھے سن پا رہے ہیں؟ موبائل رکھ کے چھت کی طرف شاید آپ کہیں اور مصروف ہیں. کوئی زارا صاحبہ ہیں آئی تھنک، اور ڈیوائس آپ کی ناٹ کنیکٹڈ ہے. میں آپ کو کک کر رہا ہوں، دوبارہ جوائن کیجئے اور کیمرہ یا مائک جو بھی ہے اس کو الاؤ کر دیجئے، تبھی آپ کو کال پہ لے پائیں گے. جب تک ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہوگی نہیں ہوں گے. سید صاحب دوبارہ لیتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آ رہی ہے آواز آپ کو؟ اوکے جی. عظیم بٹ صاحب دوبارہ پھر سے آ گئے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ عامر صاحب سے بات کر لیجئے اور ٹائم طے کر لیجئے، پھر آپ کی بات کروا دیتے ہیں. سوال بہت اگر شکریہ کرنا ہے آپ کا. تو اگر یہاں پہ مجھ سے سوال کرنا ہے تو اسی حوالے سے تو کر لیں، ورنہ باقی وکیل صاحب ضرور ان سے بات کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان سے پوری بات کر لیں گے. آپ ذرا پرائیویٹ مجھے چیٹ میں پھر نیچے بتا دیجئے جی. عظیم آمنا بٹ و صاحب صدقنا اہلا و سہلا و مرحبا، یہ تو دل کی خواہش پوری ہونی ہے جناب علی. ہم تو راہ تک رہے تھے اور کوئی بندہ آیا ہے جناب علی. لیکن ایک بات عامر بھائی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہی از دا بڑی ہو ہیز اے لیگل مائنڈ، لیکن ان کی باتوں سے لگ نہیں رہا. ان کو ذرا جو سوالات ہیں تھوڑا سا یہ کہیں کہ اس کو ذرا وہ اچھے طریقے سے اسے کسی لیگل پرسن کے ساتھ ڈسکس کر کے کرے تاکہ اس کی کوئی ویلیو بنے. اچھی بات ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کی کاروائی کے اوپر. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اصل میں انہوں نے مجھے 3-4 روز سے یہ بار بار کہا کہ وہ کوئی قانونی نقطہ نظر سے سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ میں نہیں جانتا کہ وہ خود ماہر قانون ہیں یا نہیں، کوئی پڑھا ہوا ہے انہوں نے قانون یا نہیں. یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر بحث کرنی ہے تو پھر اپنے کسی وکیل کو سامنے لانا چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی عام احمدی سوال کر سکتا ہے. اب یہ جو سوال ہے نا، یہ اتنا سادہ سا سوال ہے کہ یہ اب میرے سامنے یہ بک پڑی ہے، اگر میں اسے دیکھوں تو اس میں کسی بھی صفحے پہ یہ چیز نکل سکتی ہے، کیونکہ یہی تو وہ تشریح ہو رہی تھی کہ آپ کا کلیم کیا ہے. یہی وہ لاہوریوں سے پوچھ رہے تھے، وہی بات وہاں سے پوچھی جا رہی تھی مرزا ناصر سے، کلیم کیا ہے. اور یہی امتی نبی اور یہ جو ساری گفتگو تھی وہ تھی کیا؟ وہ یہی تو گفتگو ہو رہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ گفتگو؟ اچھا ان کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیں فیصل بھائی، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ مجھے بات کریں. چلیں دوبارہ آتے ہیں. تو میں آپ ذرا اگر سن پا رہے ہیں تو کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے نا دوسرے لوگوں کا بھی موڈ جو ہے اس کو اوفینڈ. فاروق یہ جو کرنٹ ہمارا ہے اٹس اوور.
नहीं 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 नो 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 इट्स नॉट ओवर। वो अगर इनकी रिक्वेस्ट पे अगर हम उनको ले आएंगे तो एक लाइन में अपना सवाल करेंगे, अदरवाइज मैं वहीं पे उतार दूंगा। फुरकान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फुरकान भाई क्या सवाल है? मेरा सवाल शेख साहब से है कि शेख साहब अभी इन दिनों भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नबूवत का जो दावा करते हैं, जाली नबी जो होते हैं, तो इनमें अक्सर औकात ऐसा है कि ये अक्सरियत में ये लोग जो हैं वो अल्टीमेटली मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को भी नबी कहते हैं। तो क्या हम इस चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये कादियानी खुद इनको जो है वो प्लांट करते हैं? प्लांट नहीं, एक्चुअली मुसीबत ये है कि जहानी ग़ुलाम कादियानी साहब की जो तालीम है, जो उनकी तहरीरें हैं, उनकी वजह से इनकी दिमागी हालत ये हो जाती है। तो ये इंटेंशनली मैं नहीं कहूँगा कि मसरूर एंड कंपनी इनको करती है, नहीं, इन बेचारों की ज़हनी कैफियत उसकी तहरीरों से ऐसी हो जाती है कि ये ऐसे दावे करते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी। मुस्लिम साहब को हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका सर और क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अली है और मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। मेरा सवाल ये है कि ये जो कादियानी लोग हैं जो इनके नबी शबी आते हैं, तो ये मतलब उनको झूठा भी कहते हैं आजकल, तो इनको एहसास नहीं होता कि जो इन्होंने जिस चीज की बुनियाद रखी है उसके बाद यही होना था और ये गलत है, सरीहन गलत है? जी शेख साहब, ऐसा सच कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन ये इसका वही क्लियर बता सकते हैं कि एहसास क्यों नहीं होता इस कदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस के बाद। समझ आ जाए उनको कि ये गलत है तो फिर अल्लाह हिदायत दे दे, मतलब तो मसला पीछे रह ही क्या जाता है। अच्छा, जो दोस्त कॉल पे आ चुके हैं पहले वो काइंडली लीव कर जाएं। टीकों से समझ नहीं आ रही, जिनको चंदों के टीके लग रहे हैं, जिनकी शादियों के ऊपर जो है मैरिज फाइन पड़ रहे हैं, जिनकी कब्रें जो है वो बेची जा रही हैं और बिक रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो वो फिर सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन वाली जो कैफियत है उसको मैं आप कैसे ठीक कर सकते हैं? हम तो सिर्फ दावत ही दे सकते हैं ना। अब ये जो बातें हैं, कभी आप इसी बात को सोचें कि कोई अहमदी सामने आके बात ही नहीं करता, बेचारों को पता है कि क्या आके बात करेंगे। जुबैर साहब नेक्स्ट हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जुबैर अमान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा शेख साहब से सवाल है कि जैसे ये कादियानी हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो है ये इनको पाकिस्तान में जगह देती है, अलॉट करती है, आला ओहदों पे फायज करती है, तो क्या हुकूमत को नहीं पता होता कि ये कादियानी हैं, ये आगे जाके जो है ये हमारे पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे या हमारे आला ओहदों पे फायज होंगे, तो हुकूमत क्यों जानबूझ के करती है या खुद ही ये ज़ाहिर जानबूझ के ही करती है? आला ओहदों पे फौज में है या दूसरे अदारों में है, तो हुकूमत क्यों नहीं इनको पकड़ती है? क्यों इन एक तो आपने अपनी बात में कह दिया कि बहरहाल जानबूझ की करती है, और दूसरा ये है कि हम में से यहाँ हुकूमत का नुमाइंदा आई थिंक कोई भी नहीं है। तो शेख साहब आपका कोई राब्ता है? नहीं फारूक, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि हुकूमत जानबूझ के करती है। अहमदी भी लोग जो जिनको आप कादियानी कहते हैं, असल तो यार कादियानी मैं हूँ क्योंकि मैं वहाँ का पैदा हुआ कादियान शहर के रहने वाले। ये कहाँ से आ गए कादियानी? इनको कादियानी कहें, इनको मिर्जाई कहें अगर कहना है तो, मिर्जा साहब के मानने वाले, कादियानी तो मैं हूँ। मसला ये है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के शहरी हैं और इनका भी उतना ही हक है जितना आपका और किसी दूसरे का हक है, ये ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन या उसके कवानीन के तहत एक सर्टन लेवल तक हर पाकिस्तानी शहरी जा सकता है बिला तमीज़ के उसका क्या मजहब है, उसका क्या रंग है, उसकी क्या नस्ल है, उसकी क्या जुबान है। उसके बाद उसके ऊपर आता है कि जी फलां से आगे फलां नहीं जा सकता या नहीं हो सकता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो रासखुल अकीदा मतलब मुसलमान होना चाहिए, मतलब वो उस पर लगा दी। सो इसके हवाले से ये जो चीज़ें हैं इनके हकूक हैं, बिल्कुल इनको मिलने चाहिए। अब ये खुद अपने हकूक नहीं लेते, मिसाल के तौर पे इनका हक है कि ये वोट दें और इन्होंने जवाब बना लिया कि हमें चूंकि डिक्लेयर किया गया इसलिए हम अपना हक नहीं ले रहे, और बाहर आके वेस्ट को ये बताते हैं कि हमारे हक को सलब किया गया, जी हमें दिया नहीं जाता। ये जुल्म वाली बात है कि किसी चीज को गलत पेश करना, किज़ब से झूठ
से काम लेना ये ज्यादती है। जी सर। जी जज़ाकल्लाह। नईम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नईम भाई, नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना माइक अनम्यूट कीजिए अगर मुझे सुन रहे हैं तो। वालेकुम अस्सलाम, अब आवाज आ रही है? जी नहीं भाई, लाउड एंड क्लियर। ठीक, ये मैंने दो हवाले आपको शेयर किए हैं, जरा उनको स्क्रीन पर एक एक करके शो कर दें। ये मैं इनको एक बात बताता हूँ, ये जो सवाल कर रहे थे मुरब्बी साहब जो है ना, ये आजम अजीम साहब, ये अजीम भट्ट नाम है मेरे हाल में उनका। अच्छा, वो मुरब्बी हैं? मुरब्बी है उनका, 2 दिन पहले मुनाजरा था। मुरब्बी कहते नहीं है खुद को, लेकिन हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ, जिस तरह वो हमको मौलवी कहते हैं, हम उनको मुरब्बी कहते हैं। लाना हम में भी कोई मौलवी नहीं होता। ओके जी, या एग्जैक्टली। अच्छा नईम भाई, आप मौजूद रहिए हमारे साथ, और तब तक मैं जो है ना वो हवाले रेडी करवाता हूँ और एक कॉलर साथ ले लेते हैं हम। जी उमर खान साहब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल AK शेख साहब से है। 1939 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को सिल्वर जुबली के ऊपर 3 लाख रुपए बोनस मिला था, और 2008 में खिलाफत कमेटी ने ऐलान किया था कि मिर्ज़ा मसरूर को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बोनस दिया जाएगा। ये अहमदी गज़ेट कनाडा में था 2006 जनवरी शुमार। आपको इसका इल्म है कि नहीं? जी है इल्म। अच्छा जी, ठीक है, यही सवाल था कि इल्म है या नहीं, तो ठीक है। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल पता है मुझे। ठीक है, मैं भी अभी अगर कोई है, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे उमर भाई? फैसल भाई नहीं, इतना ही पूछना था कि क्या नाम है, ये लोग चंदे देते रहते हैं, इसको बोनस देने की क्या जरूरत थी? मतलब ये जैसे खानकाह पे जाके या गद्दी पे जाके पीर जी को नजराना दिया जाता है, ये वो चीज थी, इनको तोहफा था इसका। ओके, अच्छा जी। अब भट्ट साहब मैं आपको ले रहा हूँ जी। आमिर नज़ीर साहब का आप शुक्रिया अदा कीजिए कि मैं उनके कहने पे ले रहा हूँ, और 1 मिनट अपना माइक आप अनम्यूट रखिए काइंडली। जब तक मैं कहूँ ना तब तक नहीं। ज़रा कुछ हवाले आए हैं, पहले वो स्क्रीन पे वो साथ वो शो करवा दें, तो उसके बाद है जी। नज़ीर साहब, ये अब आपके कहने पे मैंने लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना नहीं इनको मौका दें, लेकिन बहरहाल पहले आप हवाले शो कर दें। वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि मुझे वो मौका नहीं दे रहे बात करने का। लेकिन बहरहाल ये है कि भट्ट साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बुखारात निकालने का मरकज नहीं है। आप सवाल करना चाहें तो आप AK शेख साहब बेहतरीन आदमी, उनसे सवाल करें। वकील साहब माहिर हैं कानून के, उनसे सवाल करें। मैं भी खादम बैठा हूँ, लेकिन ये है कि तकरीर ना करके सुनाएं। जज़ाकुमुल्लाह। जी शुक्रिया जी। अच्छा, ये 2 हवाले मेरे पास आए हैं, और जस्ट 1 सेकंड, ज़रा माइक अपना म्यूट कर लीजिए। ये जिन भी साहब के माइक से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़, ये बड़ी इरिटेशन होती है, इसको काइंडली म्यूट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अच्छा, ये रहे जी वो हवाले, और ये मैं ज़रा आप स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूँ पहले। और नईम अवान साहब, आप इसके हवाले से अगर आप अपने कुछ कमेंट्स आप देना चाहें तो आप ज़रूर हमारे साथ वो कर सकते हैं जी। ये रहे जी। नहीं भाई, यही हवाला है, आ रहा है नजर आपको स्क्रीन पे? अभी शो नहीं हुआ मेरे पास। शो होता है मैं बताता हूँ। मुझे तो यहाँ पे अब शो हो रहा है। शेख साहब, आपको नजर आ रहा है हवाला स्क्रीन पे? ठीक है, मेरे पास भी होगा जी। ये इसकी हेडिंग पढ़े लिखा हुआ है, मिर्जा साहब के बाद अजराए नबूवत। जी, मुरब्बी यहाँ अजीम साहब को मुरब्बी नहीं कहता, उन्होंने यहाँ कहा कि इस मौजू पर बात ही नहीं हुई। गुफ्तगू जब भी होती है वो फलसफे का असूल है कि उसके साथ तकरार पे होती है। अजराए नबूवत की तकरार है खत्म नबूवत। ये कैसे कह सकते हैं गुफ्तगू नहीं हुई? अगर खत्म नबूवत पर ना हो तो इजराए नबूवत पर हो नहीं सकती। ये असूल है फलसफे में, ये फलसफे का असूल है। और चीज की पहचान ही तब होती है जब तक उसकी तकरार मौजूद ना हो। अगर दिन के मद्दे मुकाबल रात मौजूद ना हो ना, तो दिन का ना तयन हो सकता है, ना पहचान करा सकता दिन अपनी। इसी तरह सफेद के मद्दे मुकाबल काला ना हो तो पहचान नहीं हो सकती। ये हवाले पे वाज़ह हेडिंग लगी हुई है। ये दोस्त मोहम्मद साहब जो तारीख अहमदियत के मुसन्नफ है, उन्होंने लिखी है। अंदर की कहानी ऐनी शायद की ज़ुबानी किताब का नाम है। ठीक है, दूसरा वाला आपने लगाया अभी। ठीक है, ये दूसरा वाला पढ़ें। इस पर उन्होंने क्या लिखा है? अल-फज़ल 1948 वाला, यही जी? नहीं, हाँ जी।
डॉक्टर सुल्तान अहमद मुबशर साहब ये लिखते हैं जी कि अच्छा ये सवाल उठाया गया है कि आपके लिटरेचर से ये मालूम होता है कि आपने यानी अहमदियों ने हमेशा मिल्लत इस्लामिया से अलहदगी की राह इख्तियार की और इस पर उन्होंने अल-फज़ल 1948 ये सवाल इसके ऊपर है, ये आपने पेश कर दिया है मिर्जा साहब के बाद अज़राए नबूवत का आपने पेश कर दिया, इसके बाद मैंने एक और हवाला सेंड किया आपको। अच्छा ये रहा, ये वाला जी आइडंग लगी है खत्म नबूवत और मसीह मोहम्मदी। जी, क्या मसीह मोहम्मदी की आमद खत्म नबूवत के मुनाफी नहीं है? ये देखें, ये सवाल किया गया वहां पर, ये मुबशर साहब सवाल कर रहे हैं, दोस्त मोहम्मद साहब जवाब क्या दे रहे हैं, जो जवाब वो दे रहे हैं वो मिर्जा नासिर का जवाब नकल कर रहे हैं। उम्मत मुहम्मदिया में शुरू से 1300 साल तक खातमुन नबीयीन के मानते हुए ऐसे ही मसीह का इंतजार करती रही, ये उनका जवाब है। अगर ये जवाब नहीं दिया जाता तो ये जवाब बनता ही खत्म नबूवत और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर है। अगर खत्म नबूवत का कीदा ना हो तो नुज़ूल ईसा का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये उसकी एक जिद बनती है। समझ गए? अजीम भट्ट साहब कैसे कहते हैं कि वहां पर खत्म नबूवत पर सवाल नहीं हुए, उन्होंने जवाब मुझे इसका देना है कि उन्होंने कार्रवाई कौन सी पड़ी है। और मजे की बात अगली मैं कहता चलूं, यही दोस्त मोहम्मद साहब ये दो हवाले लिखने के बाद इसके एंड में लिखते हैं कि खत्म नबूवत पर पूरी कार्रवाई में सवाल ही कोई नहीं हुआ। ये होते हैं दजल और फ्रेब, समझ गए? लेकिन इन्होंने पढ़ी नहीं है। ठीक नहीं भाई, आप मौजूद रहिए, आप जरा अजीम भट्ट साहब, वो अपनी बात मैं अर्ज करता चलूं कि ये यहाँ पे कोई किसी किस्म का बहस मुबाहिसे का माहौल अभी नहीं बनाना चाह रहे। नहीं भाई, माजरत के साथ ठीक है, मैंने उनका सवाल था, उसका जवाब क्लियर किया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। बहस हुई, मैंने साबित कर दिया कि बहस हुई है इस पर। जी शुक्रिया नहीं भाई। अच्छा जी अजीम साहब, आपका कोई सवाल है तो काइंडली अब रख दीजिएगा, अगर यही फिर रिपीट दोबारा करना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज कोई और सवाल हो तो। सवाल तो वकील साहब से था, वो अब चलेंगे, अब क्या सवाल रखूं? कानूनी सवाल थे। वकील साहब मौजूद है, मैं एक मिनट जी, वकील साहब मौजूद है, कहीं नहीं गए हैं, यही मौजूद है, किसी एक साथी को कॉल से उतार के लेना जी। जी वकील साहब, आपसे मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि मुझे सफ़ा नंबर बता दें जिसपे इस बात पे बहस हुई हो कि आया कुरान करीम के नज़दीक गैर शरई नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता। और ये जो उन्होंने सफ़ा भेजा ये मेरी इल्म में है, इसमें वो सवाल नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये अच्छा, अब पता क्या है, अब यहाँ पे पता क्या है, अब सुने, अब ये फिर वही बात हो रही है कि यहाँ पे वो नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। आप एक काम कीजिए वकील साहब, आप रुकिए, अजीम साहब आप दुनिया आपको सुन रही है, आप मुझे कोई दिन और टाइम बताइए, आप कब जब आपके पास खुला डुला टाइम होगा। जो तीनों सवालात है ना वो भी आप दे दें हमें, और मैं सारे हवाले लगा दूंगा, ये भी साथ वादा रहा। ये अब भी मैं खोल के बैठा हूँ, ये बुक सामने मेरे जी अजीम साहब जल्दी से बताइएगा, जरा दिन और टाइम बताइएगा। कल रख ले और पूरा वकील साहब होंगे और मैं होऊंगा। अच्छा ठीक है, आप और वकील साहब हो जाएंगे कल पाकिस्तानी वक्त रात 9 बजे, आप और वकील साहब, ठीक है? ओके, इनसे सवालात ले लें ताकि मैं उसके हवाला जात निकाल के रख लूं, ताकि इनकी एग्जैक्टली ओके, आप ऑन एयर यहाँ पे अपने तीनों सवाल कर दीजिए जरा जल्दी से, ताकि आवाम को भी पता हो कल बात किस चीज पे होगी। जो हवाला है ना वो तो सिर्फ एक सवाल है, बाकी सवाल और कानूनी है। हाँ जी, यही सवाल है ना, एक ओके हो गया, ठीक हो गया। कल एक नहीं है अभी आप कह रहे हैं कि यार कोई एक बात करें। अच्छा करें, बताएं जरा। मैं करता हूँ वकील साहब, ये मेरे आप सवाल नोट कर ले, ठीक है? हो सकता है। हाँ जी, अच्छा बात ये है, मेरी बात सुने, करवाएं सवाल लिखवाएं ना अजीम साहब, अब बात को छोड़ें यार प्लीज, अब सवाल लिखवाएं। अब लिखने देना सवाल। ओके, क्या कानून किसी को पाबंद कर सकता है कि वो खुद को भी यही समझे जो रियासतों से समझती है? अगर रियासत कोई कहते कि हम तुम्हें जमादार समझते हैं, तुम जमादार की तरह जिंदगी भी गुजारो, क्या कानून शरीयत में कानूनी सवाल है ये? यार अजीम साहब, ये जमादार, ये बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करने यहाँ पे जरूरी हैं? आप नहीं, एक मिनट यार वकील साहब, ये वही काम कर रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। वो जो वकार जक्का के शो में जाके पंसार ने किया था कि वहां पे फिर आपने वहां से गालियां खा के उठे थे कि यार ये कुछ जुगतबाजी का माहौल है, यहाँ पे कोई ड्रामा सही ड्रामा चल रहा है। आप नहीं, ये जमादार क्या होता है? आप सवाल नोट करवाइए प्लीज। आप जमादार नहीं समझो, जानवर। अगर कानून कहता है कि हम तुम्हें जानवर, मेरे भाई आप इंसानी जुबान अगर समझते हैं सादा तरीन, अब मैं मजबूरी से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं आपको रिपीट करता हूं, प्लीज आप 3 लाइनों में अपने 3 सवाल लिखवाइए और उसके बाद कल आपकी और वकील साहब की मैं बात करवा देता हूं।
समझ आई? हाँ जी, मैं नज़ीर साहब को सवाल भेज दूंगा आज ही, और कल फिर मैं और वकील साहब उसमें बात कर लेंगे। अभी तो यार आप बताने यार अगर आप ऐसे भी नहीं मंजूर। ओके, अल्लाह के हवाले जी। वकील साहब आपको ये सवालात नज़ीर साहब के जरिए आ जाएंगे, और कल नाजरीन कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे इनकी और वकील साहब की बात हो जाएगी। अभी फिलहाल जो है ना मैं सबको स्क्रीन से रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट शेख साहब आप मौजूद हैं और हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। थैंक यू सो मच। सिलसिला ये है फारूक के इन अहमदिया कल्ट के मानने वाले या इसके मेंबरान जो हैं, इन्होंने बहुत सारी इस्लाम की टीचिंग्स को, कुरान की आयत को ये मिसकोट और ट्विस्ट किया हुआ है, जिसमें अपने पास से अल्फाज डाले हुए हैं और मतलब उन मुतशाबिहात के वो माने किए हुए हैं जो मतलब इनको सूट करते हैं या इनके इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाते हैं, वो चीजें की हुई हैं। अब जहां तक ईमान का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूं कि उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ईमान का ताल्लुक हमेशा मुहकमात से, सॉलिड चीज से होता है जिसके दो माने ना किए जाए। अब इन्होंने मिसाल के तौर पे ये जो लफ्ज निकाल लिया है उम्मती, जिल्ली, बरूजी, आपने शायद नोट किया हो, मैंने आज ही एक लगाई थी कि भाई अगर आप लोग एक मतलब ये जिल्ली, बरूजी, नबूवत और नबी पे ईमान रखते हैं, तो क्या आप कल को अगर आपका आजहानी कादियानी कोई जिल्ली तौर पे मतलब आ जाता है तो आप उसको तस्लीम कर लोगे? ये मैंने आज ही अपने फेसबुक पे ये चीज जो है ना वो लगाई। जी जी, मसला वो ये साहब है भी देखिए जी, मसला ये है कि अल्लाह ताला अंबिया को माबूस करता और उनका मानना अल्लाह के बकौल लाजिम है। अब सिलसिला ये है कि जिस भी हस्ती को नबी होने का शर्फ हासिल हो गया, आप कहीं पे भी हो, आपसे कितना अरसा पहले वो आके वो अंबिया आए, आपको उन पे ईमान लाना है, आपने देखा है या नहीं देखा है, ये कुरान की डिमांड है आपसे। ऐसी कुरान ने कोई डिमांड नहीं रखी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई मैं भेजूं तो उसको भी तुमने मानना है। वो तो सिलसिला ही अल्लाह ताला ने अपने अंजाम को पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने वो सिलसिला जो है रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर तमाम कर दिया, तो मसला ही नहीं रह गया, दीन मुकम्मल हो गया कुरान की शक्ल में। अब वो मसला, अब इनके लिए इन्होंने क्या किया, ये जो एक लोगों को सादा लोगों को चकमा दे रहे हैं और उनको मतलब गुमराह कर रहे हैं कि जी वो जिल्ली, वो ब्रूजी, मतलब आप इनका इंग्लिश में पढ़े तो वो कहते हैं ओ मिर्जा गुलाम अहमद इज द शैडो प्रॉफिट। और यार शैडो प्रॉफिट जो है वो बंदा है खुदा, शैडो प्रॉफिट के सर में मैं लकड़ी मारूं तो क्या वो शैडो से कोई खून निकलेगा? यार कैसी बातें कर रहे हो? वो बंदा है खुदा, तुम क्यों धोखा दे रहे हो, किस हरकतों में पड़े हुए हो? सो ये चीज जो है ये अहमदियों को समझने के काबिल है। इनको इस हवाले से इनके कोई भी सवाल है बड़ी खुशी से ले। मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूँ, मुझे पता है आपका दिल चाहता है, आप चाहते हैं कि यार ये हम पे कोई इल्जाम ना दें जी, हम बात नहीं करते जी, हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़हन में रखें फारूक, ये आपको आपके असल मकसद से हटाते हैं। मैं खुद तैयार करता रहा हूँ ये सारा कुछ, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वन। हमें अपने रास्ते से नहीं डीरेल होना। यही वो चीज चाहते हैं कि ये हम इन पे बात ना कर सकें, हम इधर उधर की बातों में ले जाएं। ये इनके लिए अलहदा फारम आप फोरम खोलें, अलहदा आप प्रोग्राम करें, पर प्लीज जब मैं बात कर रहा हूं ना, जिस चीज पे कर रहा हूं उस पे रखें इनको, इसी चीज के ऊपर। इनका तो काम है डाइवर्ट करना, वो तो चाहते ही नहीं कि तवज्जो उस तरफ जा सके। सो ये मेरी आपसे जी एग्जैक्टली शेख साहब, मैं आपसे यहाँ ऑन एयर ही माजरत चाहूँगा, मतलब जो ये जो भी हुआ उसके लिए नहीं, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये हम अपनी पूरी टीम की तरफ से भी माजरत चाहते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इस तरह का कोई भी नहीं होगा। और ये असल में अगले बंदे को खुद थोड़ा सा समझना चाहिए कि बार बार बताया जा रहा है कि ये डेकोरम है हमारा और ये फॉर्मेट है कि आप आते हैं और आप पहले अपना नाम बताते हैं, जगह बताते हैं और फिर आप सवाल करते हैं, दैट्स इट, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। लेकिन
लेकिन बार बार बताने के बाद अगर कोई इंसान ना समझे तो ये फिर नाजरीन बता सकते हैं बेहतर इसके बारे में। मैं यहाँ कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता जिनसे उनको बुरा लगे। बहरहाल वो टाइम हो गया, कल का 9 बजे। कॉलर बार बार मुझे मेरा ख्याल वो उनका माइक में पहले बात नहीं कर सकी, खातून पूछ लें अगर। अच्छा, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो गालिबन ज़ारा नाम था उनका, खातून का। अगर सुन रही हैं तो दोबारा ज्वाइन करें। उनके एक तो आ रहा था डिवाइस का प्रॉब्लम, वो कनेक्ट नहीं हो रहे, और दूसरा ये है कि स्टूडियो फुल है। अब जो दोस्त जिनकी कॉल्स हो गई हैं और वो फिर से बैठे, जैसे ये सैयद साहब हैं, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है सर, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग चले जाया करें, काइंडली वापस यूट्यूब पे तशरीफ ले जाया करें। इसी तरह जिन दोस्तों के सवाल हो चुके हैं वो काइंडली तशरीफ ले जाएं ताकि नेक्स्ट आने वालों को टाइम मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह यार साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कहाँ से और क्या सवाल? जी वालेकुम सलाम जी, मैं सरगोदे से बात कर रहा हूँ जी। जी सवाल मेरा मुसलमान है ये आप है, या मुसलमान है या कादियानी? पहले 1 मिनट। जी दरमियान में ही समझ लें जी। नहीं जी ये उसकी वजह दरमियान में मैं मतलब किस बताता हूँ तरह ना। से? ओके, देखें माशाल्लाह, मुझे समझ जाए इनसे बात को, समझ जाए ना जी, करने वो में बात ये है कि जब हम इनसे बात करते हैं, ये हमें तबलीग करते हैं, हमारा जिधर मैं काम करता हूँ, तो वो अंबिया पे बात ले आते हैं ना कि भाई आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, तो अंबिया भी पहले पीछे उनसे, उनके साथ भी ऐसे हुआ है, तो मिर्जा साहब के पास भी ऐसे हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस पे बात करें, मिर्जा साहब पे और प्रॉफिट पे। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब की डेथ जो है वो फिल्थ में हुई है, तो आपके प्रॉफिट ने भी हमें कैमल यूरिन पीने का हुक्म दिया है। तो इसको क्या क्या इसका क्या वो बताइएगा जरा, मेहरबानी। I don't think the question is for here. नहीं, ये बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का सवाल है, और मैं इसीलिए पहले पूछ रहा था कि ये दरमियान का मतलब ज़रा थोड़ा सा समझाएं। वज़ीर साहब अगर आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो इसके ऊपर, अदरवाइज ये मेरे ख्याल में ये सवाल नहीं है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। मेरा ख्याल वो, हाँ आपके आगे अजीम की, मेरा ख्याल वो ज़रा आ गई जी। ज़िया फारूकी नहीं, वो नहीं अभी तक पहुँचे हैं, अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। और ये 1 मिनट ज़रा, अच्छा ज़िया साहब आपका क्या सवाल है ज़रा? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम, लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा सर, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आजकल के मौजूदा दौर में जितना ज़बरदस्त है एक शेख साहब काम कर रहे हैं, नबूवत के ऊपर, ख़त्म नबूवत के ऊपर सब काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अवेयरनेस क्रिएट की, ठीक है, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ करते हुए, वो कोई और नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो है वो जो इखलाक है और जिस तरीके से लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंपल, बड़े सिंपल से है। हम लोग 1974 की उसकी बात तो करते हैं कि उसमें जो है इनको कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते जो मुकदमा बहावलपुर था 1935 में, ब्रिटिश दौर में, जब इनको कोर्ट ने जो है वो मुर्तद करार दिया। हम उसको उस टाइम तो ये हमें तो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि भाई उस टाइम में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो चुस्ती थी नहीं, हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में इनके खिलाफ एक केस लड़ा गया, ठीक है, उसमें जो है वो कामयाबी हुई। रिसेंटली फ़लस्तीन में जो है वो नियर पास्ट में ये हुआ, हम उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते? सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहते हैं कि इसमें ये जो कहते हैं मॉरिशियस में जो सुप्रीम कोर्ट में, जी मॉरिशियस में, जी बिल्कुल, उससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये जो कहते हैं कि जी जिल्ली नबी या बरूजी नबी, इनसे सिंपल एक बात पूछी जाए कि यार कोई एक सिंपल हदीस दे दो जिसमें ये जिल्ली का या बरूजी का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई आने वाली नस्लों के लिए कोई पैगाम या हदीस छोड़ी हो कि यार जिल्ली ने आना है या बरूजी ने आना है इस लफ्ज के साथ। और इसके साथ हम वो अहादीस इनको क्यों नहीं वो बताते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वो फरमाया था कि मूसा के मुकाबले में जैसे हारून की वो थी, हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल है तुम्हारी, लेकिन तुम नबी नहीं हो। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया गया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, तो जब वो ये लफ्ज यूज कर रहे हैं मेरे बाद कोई नबी होता, इट मींस कि कोई नबी नहीं आना, अगर आना होता तो उन्होंने बोला कि वो उमर होते। ठीक, तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरा यही सिंपल सा सवाल है कि यार इसको जो स्पेशली मुकदमा बहावलपुर है उसमें अगर वो पढ़े, बड़ा क्लियर, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर है। ओके, बहावलपुर के जाफर की सबसे पहले
तो आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड योर काइंड वर्ड्स। दूसरी बात यह है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क यह है कि किसी एक इंडिविजुअल अदालत का फैसला दे देना और एक मुल्क की असम्बली का मतलब फैसला करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। देयर इज नो डाउट कि उसके बारे में भी, और मॉरिशस वाला जो है वो भी बाकायदा तौर पे रेफरेंसेस आते हैं जब उनके बारे में बात की जाती है, ये चीज़ है। लेकिन आपका मकसद कि उसको मेंशन किया जाए, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, आई रियली अप्रिशिएट दैट वन। जी अब आ जज़ाकल्लाह, गई बहुत बात शुक्रिया। आपकी, अब आ गई आपकी बात वो कि जी उस वक़्त क्या किसी हदीस में ज़िल्ली बरूज़ी का, ओ भाई मेरे ज़िल्ली बरूज़ी की बात तो बड़ी दूर की बात है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे रख लें इनसे, ये मेरे अपने उलमाए कराम से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस वक़्त रसूल अल्लाह ने कसम खाकर ये बात कही कि तुम में ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, तो क्या किसी एक सहाबी ने भी रसूल अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर कुरान हजरत ईसा को फौत शुदा करार दे रहा है तो आप किस ईसा की बात कर रहे हैं? सिंपल। जबकि सहाबा हर चीज के बारे में पूछते थे, तो वहां पे सहाबा ने क्यों नहीं पूछा? दिल्ली बरूजी तो हम बाद में मतलब ये वजूद ही नहीं इस चीज का कोई भी। लेकिन ऐसी कोई एक हदीस नहीं है जिससे अब उसको मरोड़ा इन्होंने, उसके अंदर ये सारी चीजें ये लेके आए। एक सिंपल सी बात है जी। थैंक यू जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ ज़ारा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मोहतरमा। अपना माइक अनम्यूट कीजिए काइंडली। आप जी मुझसे कह रहे हैं? जी जी आपसे कह जी रहे ज़ारा, आपका ही नाम गालिबन लिखा हुआ है तो आपसे ही मुखातिब हैं जी। ना आवाज़ कटी हुई आ रही है इसलिए। जी आप मेरी जी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अच्छा, ये हाँ जी, पहली बार आपकी मैं आवाज कोशिश कर क्लियर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू। पहली बार कोशिश कर रही हूँ कि सवाल करूँ, हो सकता है सवाल शायद उस मेयार पे ना हो, मज़ाक ना उड़ाइएगा। देखिए, ये जो आप कल्ट की बात कर रहे थे, तो वो कल्ट 15% या 20% कोटा है ना, जिसकी आप बात कर रहे थे, जो ये लोग देते हैं अपनी जमात के लिए, आप उसी की बात कर रहे हैं ना मुस्तक़िल? नो शेख साहब? जी अच्छा, नहीं। वो डिफरेंट। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कादियानियत में जो लोग शामिल होते हैं, उनकी वीकनेस पैसा और स्टेटस होता है, जिसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो चीज़ आम होने लगती है और लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए। हमारे अंदर खुद ये ज़कात और खुम्स वग़ैरह है, तो हम खुद अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? जैसे आख़ानी करते हैं, बोहरी करते हैं। हम में ये वीकनेस क्यों है? बस ये सवाल है। पहली चीज तो ये है कि जो आप कह रही हैं कि वो गेन करने के लिए सिलसिला कुछ इस तरह से है कि इनके बारे में आप ये जान लें कि कल्ट की जो एक तारीफ है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मैं ये कर चुका हूँ कि ये एक मखसूस ज़हनियत होती है। ये कल्ट जो होता है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं होता। ये एक ऐसी फैमिली या बंदा जो कंट्रोल कर रहा है उसकी खुशनुदी के लिए, और वो जो सोच देता है और उससे बाहर नहीं निकलने देता, ये कल्ट होता है जो आपको कंट्रोल करता है। जहां तक इस्लाम का दीन का ताल्लुक है, वो आपको एक इख्तियार देता है कि आप जो चाहें, आप साहब इंसान साहब इख्तियार है, वो फैसला कर सकता है। उसको खुली छुट्टी दी उसने और बता दिया कि नताइज ये होंगे, ना मानने की शक्ल में और मानने की शक्ल में तुम्हारी जिंदगी जो है वो जन्नत नुमा होगी। क्लियर कट ये चीज है। कल्ट का ये होता है, वो कहता है मुझसे अगर बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हारा हाल एक शेख जैसा कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप से अलग कर दूंगा, तुम किसी का नहीं, सोसाइटी में तुम अकेले जियोगे मरोगे, ये वो ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें चलती हैं। सो ये होती है कल्ट की सोच। अब आती है ये पैसे की तरफ। पैसा इनसे जबरदस्ती लिया जाता है, पैसा इनको दिया नहीं जाता, इनसे जबरदस्ती लिया जाता है पैसा। और वो पैसा इसलिए लिया जाता है कि वो लोग ये समझते हैं कि हम इस्लाम में शामिल हुए हैं, ये मुसलमानों का एक फिरका है। सबसे पहले
इस गलतफहमी को दूर कीजिए कि ये मुसलमानों का फिरका नहीं है, क्योंकि किसी फिरके का कोई नबी नहीं होता। नबी एक मजहब या दीन का होता है और वो अल्लाह की तरफ से माबूस होता है। ये जो है, ये जब अपने आप को 72वां 73वां फिरका कहते हैं, तो ये चीज ज़हन में रखिए कि पहली चीज कि कुरान तफरकाबाजी के खिलाफ है, कुरान फिरकाबाजी को शिर्क करार दे रहा है, और ये बड़े फख्र से अपने आप को फिरके में लेके जा रहे हैं। और फिर ये सहारा क्या लेते हैं, क्योंकि जी रसूल अल्लाह ने जी ये बात कही थी कि जी मेरी कौम इतनी, मेरी उम्मत इतने फिरकों में, लिहाजा हम फिरका हैं। ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग जो है, वो जो इनके बानी थे इस कल्ट के, जहानी गुलाम कादियानी, वो कुरान की तालीम को समझे तक नहीं। मतलब बड़ी क्लियर सी आम सी बात है, आप देखें, गौर करें, आम आदमी भी इस चीज को समझ सकता है। सो इस सिलसिले में ये लोग, इन्होंने अपनी चीज को इकट्ठा करने, अगर ये इस्लाम पे होते, या इस्लाम का मैं 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली ये मान लेता हूं कि जी ये मुसलमानों का फिरका है, तो ये निज़ाम ज़कात को, या जिस तरह आपने खुम्स की बात की है कि गालबन अहले तशी के हवाले से, कि ये उस निज़ाम को जारी करते, ना कि वो शख्स अपना निज़ाम जारी करता, ये चंदे का। सो आपको थोड़ा इन पे गौर करना पड़ेगा, इनकी फिलॉसफी के ऊपर, इनकी जो तालीम है उनके ऊपर। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक कल्ट है। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह शेख साहब। नेक्स्ट हमारे साथ अरशाद अली साहब मौजूद हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं कि शेयर करना चाह रहे हैं, और साथ ही लीव कर गए हैं। काफ़ी देर से मैसेज कर रहे थे, अगर आप सुन रहे हैं तो दोबारा आ जाइए। आई थिंक वो हाँ यूके से हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इस कल्ट के अंदर रहते हुए, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो दोबारा वापस आ जाइएगा, मैं आपको ले लूँगा कॉल के ऊपर। और अभी फ़िलहाल डॉक्टर अब्दुस समी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। माइक अपना अनम्यूट रखिए जी। हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक अल्लाह पाक का करम। जी डॉक्टर साहब, क्या सवाल है जी जी। आपका आज? मेरा शेख साहब से सवाल ये है कि मैंने इनकी डिबेट सुनी है, तो कुरान पाक के मानी को ये डिस्टॉर्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके किस लेवल तक लोगों को पता है कि हम डेलिबरेटली ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि निचली अवाम को तो ये धोखा देते हैं, तो जो अपर क्लास है वो तो ये नोइंगली करते हैं या अननोइंगली करते हैं? जी शेख साहब, नोइंगली या अननोइंगली करते हैं इस तरह? कोई चीज भी अननोइंगली नहीं होती, लेकिन जो नोइंगली कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखिए, अननोइंगली कभी कोई काम नहीं होता। वो जो होता है ना अननोइंगली, वो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं। नोइंगली ये सारा कुछ होता है, लेकिन उसके ऊपर ये बिलीव करते हैं कि नहीं हम सही है। ये चीज है। जी जज़ाकल्लाह शेख साहब। अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका माइक अनम्यूट किया जा रहा है, आप फरमाइए। अब आपने गालिबन अपनी तरफ से म्यूट कर लिया, इसको ज़रा कैमरा को किसी एक जगह रखिए और जी फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों की आवाज़ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में आ रही है। आप मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए। जी बोलिए, फरमाइए। एक्सपीरियंस शेयर करना था, लेकिन अगर मुझे आपको अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कालानी तबका है ना, इन लोगों की, अगर वो ये शेख साहब को ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा, ये जो ईयरली अपना एक करते हैं वो मेरे साथ दस लेते हैं लोगों का। यूके में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लोग असाइलम के चक्कर में ना इनके पास चले जाते हैं, जो ये शो ऑफ पावर इनकी होती है, ये स्ट्रेंथ अपनी शो कर रहे होते हैं, ये अपने ईयरली सेरेमनी में, ये टोटल फेक लोग होते हैं जो इनके उसमें आ चुके होते हैं अपने असाइलम के चक्कर में, और इनको अपनी अर्निंग का अच्छा खासी अमाउंट ही उनको देते हैं कादियानी हज़रात को, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो मुसलमानों को कोई ऐसा मैसेज दे जिस तरह से ये बाकायदा एक नज़्मो ज़ब्त में रह के बड़ा साइलेंट ग्रो कर रहे,
वैसे तो ये सिर्फ नंबर्स में कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स करने होते हैं हर साल लोग असाइलम लेके इनके उसमें आ जाते हैं, तो फिर फंसे रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। तो अगर इस तरीके से ये एक डिसिप्लिन में चल सकती हैं, तो हम तो मुसलमान इनके खिलाफ एक डिसिप्लिन में क्यों नहीं चल सकते? हमें यहाँ पे हर तरह का तबका एक दूसरे को काफिर कह रहा है, एक दूसरे को गालियां दे, कोई डिसिप्लिन नहीं है हमने, और उनको दे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और यकीनन आपकी राय हमारे लिए जो है वो एहतराम के काबिल है। इसके ऊपर सोचना चाहिए लोगों को। ज़िया रसूल अमीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ज़िया भाई, आपके कुछ कोई कमेंट्स आज की स्ट्रीम के हवाले से अगर आप सुन रहे हैं तो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम वालेकुम अहबाब को। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सिर्फ शेख साहब से एक छोटा सा सवाल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी सर। शेख साहब, शायद मुझे याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ अरसा कबल आपकी और अकबर चौधरी साहब की मैंने शायद कुछ वीडियोस देखी थी, जिनमें आपने एक तो वो 100 साला तहरीक अहमदियत में से एक हवाला पेश किया था 412 नंबर सवाल पर। एक थी आपकी मिर्ज़ा साहब के तज़किरा के हवाले से, उसमें एक इल्हाम था, इमाम दीन की कंचनी बीवी गिर पड़ी हुई है। वो मैंने उस पर प्रोग्राम किया था, तो मैंने जब आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया था, तो ये जो है इन दोनों जो तहरीफ़ात का पता मुझे आप लोगों की वीडियो के थ्रू चला था। तो मेरे पास कुछ और स्कैन थे, मैंने इस पर वीडियो बनाई, तो जब आप लोगों ने ये बताई थी उस वक़्त मैंने दोबारा रीचेक किया था इसको, क्योंकि मेरी आदत है जब भी कुछ अरसे के बाद एक चीज़ मैं सामने रखूं तो उसको रीचेक करता हूं। उस वक्त इनकी वेबसाइट पे तज़किरा जो मौजूद था वो मैंने उसको वहां से दोबारा भी डाउनलोड किया, और उस पे बराह रास्त मैंने देखा वो बिल्कुल इल्हाम गैब था, उससे कंचनी बीवी वाला। अब जो है कल एक साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि तज़किरे का अब जो एडिशन ऊपर चढ़ा हुआ है, एडिशन नया नहीं है, एडिशन वही है, उसकी प्रिंटिंग नहीं है, यानी कि वो सफ़ा चेंज करके थोड़ा सा लगा, उसमें वो इल्हाम डाल दिया। ये क्या चक्करबाजी है? बस ये इस पे मैं थोड़े से आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा। अब मेरे इख्तियारात से तो बात बाहर हो गई हुई है, ना मैं छापने वालों में से हूँ ना निकालने वालों में से हूँ कि क्यों किया जा रहा है। अलबत्ता आपने ये बता के तो उनकी बददियानती बिल्कुल जाहिर कर दी कि जी जब बिल्कुल। उनको बताया गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई तो निकाल दिया। अब उन्होंने समझा कि शेख सो गया है, बोल नहीं रहा, तो चलो अब दोबारा डाल दो। तो मतलब ये वो ऐसे काम कर रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ इसके बाद। ये शेख साहब, लेकिन ये ये तो वैसे हकीकत पुराना हरबा है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं ना किताबों में, ये कभी कोई लफ्ज़ आगे होता पीछे और कभी वो जो है ना ज़िल्ली और बरूज़ी और आगे Yeah, पीछे, ये तो पुरानी ट्रिक्स हैं। ये बेसिकली दे आर ऑलवेज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब वो एग्जैक्टली। उसको तब्दील करते हैं तब मरते हैं, और लिखते हैं तब मरते हैं। ये उनका बहुत बड़ा डायलेमा है, और इसके अंदर वो बेचारे गुजारा कर रहे हैं, माल भी कमा उन्होंने रहे हैं। तो और अब नया तरीका ये निकाला हुआ है कि सफ़ात चेंज कर दिए हैं एडिशंस के अंदर, ताकि मिसाल के तौर पे मेरे पास मलफूजात के पुरानी जल्दें हैं, जब मैं उसमें से देता हूँ, मेरे पास 10 हैं वो, तो जब आप 5 इन्होंने कर दिए हुए हैं, जब मैं उसमें से देता हूँ तो वो फौरी तौर पे जो आज का नौजवान बच्चा कोई वो क्या करता है, वो कहता है जी ये लें, इन्होंने जिल्द कहा था 3, तो ये 3 जिल्द है और ये सफ़ा है और इसके ऊपर है ही नहीं, ये शेख झूठ बोल रहा है। वो बच्चा भी सही कह रहा है। तो मसला ये है कि इन्होंने जब उसको कहेंगे कि 10 वाले एडिशन पे चले जाओ, वो कहता है जी वो तो है ही नहीं, लेटेस्ट जो हमारे पास 5 एडिशन है, 5 जिल्दें हैं, तो उसमें आप तो झूठ बोल रहे हो। सो इस तरह की ये चीजें करके अपने लोगों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए उनको मौका मिलता है उन लोगों को कि हमें गलत और झूठा कह सके, तो बात फिर आगे से आगे निकलती है। लेकिन ये सारे काम बड़ी मजे की बात है, इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, मकतूबात अहमदिया, पुराना एडिशन और नया एडिशन दोनों लगाए हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि एक शख्स जो नए एडिशन में से पढ़ेगा, वो वेरीफाई करना चाहे नए एडिशन से, तो वहां इन्होंने ये नहीं कहा कि जो पुराना एडिशन है वो हमारे नए एडिशन से फलां सफ़े से शुरू होकर फलां सफ़े तक आता है। नो, कोई चीज़ नहीं आपको देंगे। अब आप सारा टाइम सर खपाएंगे, पढ़ेंगे शुरू से लेके आखिर तक, उस जगह पे पहुंचने के लिए आखिर थक हार के आप हार जाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांट, कि मतलब हेरा फेरियां करके तो कहेंगे जी हमने हेरा फेरी की मौजूद है, और होता है मौजूद, लेकिन किसके पास इतना टाइम रह गया? अब कौन इतना काम करे?
जी जज़ाकल्लाह शेख साहब। ताहिर अहमद डार साहब, आप अगर कुछ कोई इख्तितामी कलिमात कहना चाहें तो उसके बाद इजाज़त चाहेंगे फिर। जी, ये मैंने अभी शेख साहब को भी शेयर किया है, तो आमिर अजीज साहब को भी कर दिया शेयर। ये तो ये 1857 का है इनका, सॉरी 1957 का है, ये सितंबर का एक हवाला है। इसको मैं सारा तो नहीं पढ़ता चलो, लेकिन कादियान से चूंकि एक मैसेज भी है, जो कादियान से जो दरवेशान कादियान के कुछ उनकी औलादे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ 2-4 दोस्तों की तरफ से, कि उनके साथ इन्होंने जो हाल किया है, अब रिसेंटली जो मिर्ज़ा मसरूर साहब ने उनसे क्वार्टर्स तक ले लिए हैं, और उसके अलावा वो काफ़ी सारे लोग जो है वो अलहदा भी हो रहे हैं, और बहुत सारे जो है लोगों क्या लें वो इस तैयारी में हैं, तो अभी वो मंजर यहाँ पर नहीं आ रहे, कुछ मजबूरियाँ उन लोगों की। तो इसी तरह वो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर देते हैं, ये भी अभी उन्होंने शेयर किया था। तो इसमें ये बात, एक तो अपेरेंटली ये बात क्लियर है कि इनकी वेबसाइट से मैंने खुद भी चेक किए थे, तो इन्होंने 1947 के जो जितने भी रेफरेंसेस हैं अल-फज़ल के, वो उनको गायब किया है। उसमें चूंकि पाकिस्तान के एंटी सारे बयानात थे, कुछ मेरे पास हैं भी, उनमें 2-4 चीज़ें मेरे पास मौजूद भी हैं। तो ये 1957 का एक हवाला है, पैगाम है जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब का। इसमें ये कह रहे हैं कि कादियान को मरकज़ बनाने का फैसला अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मसीह मऊद ने किया था, और हिंदुस्तान में हज़रत मसीह मऊद को भी खुदा ताला ने भेजा था। खुदा ताला किसी मुल्क में मामूर भिजवाता है जब, तो उसके मायने ये होते हैं कि इसके काम चलाने की जिम्मेदारी उस मुल्क वालों पर होती है। तो ये मरकज़ इनका, इसमें आगे ये लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अहबाब रबवा और पाकिस्तान की तरफ ललचाई हुई निगाहों से ना देखने की आदत छोड़ दें, देखने की आदत छोड़ दें, कि हिंदुस्तान के जो अहमदी हैं वो पाकिस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से ना देखें, और ये इनका कंबाइन करने का मिशन था, और अभी भी ये इनकी ख्वाहिशात इनके दिलों के अंदर मौजूद हैं। इनको स्पेशली ये याद दहानी कराई जाती है बार बार। ये 57 में भी उन्होंने याद करवाया था, और ये कादियान जो है वो हमेशा इनका मरकज़ जो है वो रसाला वसीयत में भी लिखा हुआ है, इसमें भी पैगाम में भी लिखा हुआ है। तो इनको अब मेरा ये सबसे जितने भी अहमदी दोस्त हैं, इनको सबसे मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पे इनकी नज़र नहीं है, और कादियान जाने में इनको क्या हर्ज है। मोदी साहब को ये इसराइल में बड़े जफ्फियाँ डाल डाल के मिलते हैं, तारफ़ करवाते हैं, और इधर भी वो इनको अपनी वफादारियों का यकीन दहानी कराते हैं, ये उनको वफादारी का यकीन दहानी करवाते हैं। तो ये लेटर मैंने शेख साहब को भी, आपको भी सर कर दिया मैंने, काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा, और आमिर साहब को भी कर दिया। तो इसमें बड़े वाजे हैं इसमें इंडिकेशंस के ये इनके जो दिल हैं वो कादियान में अगर अटके हुए, तो फिर कादियान जाना चाहिए इनको, पाकिस्तान में वावेला क्यों मचा रहे हैं। थैंक यू फारूक, मैं आपसे ये करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा, मतलब ये है कि 2 घंटे काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग ज़्यादा, और फिर हमारे आपस में बातों के अंदर मतलब चली जाता है टाइम काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो असल चीज़ है उसके लिए जितना भी जामे किस्म का कर सकें वो, और इसके साथ ये है कि इनके बारे में जो अवेयरनेस है उसको जारी रखें, और मतलब अपने जितने भी हैं बशमूल मेरे यही रखें कि जी बात हम मुख्तसर करें लेकिन जामे बात करें। जी बिल्कुल। आप इस प्रोग्राम को मतलब जिससे कहना चाहिए कि बाकायदगी इससे लेके चलें। आपके माशाअल्लाह आपकी वजह से लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिल रही है, और यहाँ पे जितने भी लोग आए आप बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, और ये चीज़ ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। आई रियली अप्रिशिएट के एक तो उनके बारे में कोई ऐसी जुबान ना इस्तेमाल की जाए, वो काबिले हमारे लिए इंसानियत के नाते काबिले एहतराम है, और बिल्कुल उनकी भी उतनी इज्जत है जितनी हमारी है। और इसी तरह से ये मैसेज आएगा। मेरी तमाम अपने मुसलमान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ठीक है गम गुस्सा गिला अपनी जगह पे, लेकिन जब मैसेज देना है, जब हमने एक चीज़ की तरफ बुलाना है, तो हमें इज्जत एहतराम बरकरार रखना होगा। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ
کہ آپ یہ برداشت اور آپ یہ ٹائم یہ سارا کچھ لیتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دیگر جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سب کا بھی شکریہ. اصل میں ہم تو صرف ایک جو ہے میڈیم پرووائڈ کر رہے ہیں، اصل محنت آپ جیسے ہمارے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ ہیں، امن نذیر صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، ہمارے وکیل صاحب ہیں، اور جو بیک گراؤنڈ پہ رہ کے لوگ کام کر رہے ہیں، جو فرنٹ پہ نہیں آتے، جو چیزیں میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا، ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے. میں بس ایک چھوٹا سا خادم ہوں، اور انشاءاللہ چیزیں انسان سیکھتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اور ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ لوگ کال پہ آیا کریں تو کائنڈلی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کے علاوہ پیچھے 5-6 لوگ وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو وہ سمجھانا پڑتا ہے، اس کا آپ مائنڈ نہ کیے کیجیے. آپ خود ہی اگر آئیں، اپنا تعارف کروائیں اور سوال رکھ دیں تو سب کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی. اب بہرحال جو صاحب آئے تھے میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں اگر انہیں کوئی بات بری لگی ہو تو، لیکن کل انشاءاللہ ہم نے ان کو ٹائم دے دیا ہے. کل 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق وکیل صاحب موجود ہوں گے. ہم یہ پلیٹ فارم دونوں صاحبان کے حوالے کر دیں گے. آپ جی بھر کے سوال کیجئے، کیونکہ تب صرف ہم آپ کے لیے خصوصی طور پہ اسٹریم رکھیں گے، تو تب آپ جتنے دل کرے آپ سوال کیجئے، آپ کے ہی سوال لیے جائیں گے اور کسی کے نہیں لیے جائیں گے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. شیخ صاحب بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. آپ کو ملیں گے بہت جلد ایک نئی اسٹریم میں. تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.